दोस्तों ये जो वीडियो है ये एक अवेयरनेस की वीडियो है और आप में से एक बच्चे के द्वारा मुझे सेंड की गई कि सर एक लड़की के साथ में ऐसा हुआ कि वो एक ऑटो में जा रही थी और ऑटो वाले ने छेड़खानी की तो वो उस चलते हुए ऑटो से एकदम कूद गई। मतलब छेड़खानी क्या, वो सोच रहा था कि उन्हें एक तरीके कई बार बदतमीजी काट देते हैं, रोक नहीं रहा, रोकने बोलने पर भी। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं अंदर से कि यार पता नहीं क्या हो गया एकदम। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आप को शांत रखना है। ये जिस तरीके से चलते हुए ऑटो से कूदी हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे से जो गाड़ी है वो इनके ऊपर को उतर सकती थी या फिर कोई और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, वहीं पर इनकी जान जा सकती थी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन दिखे, कोशिश करो कि अगर किसी भी ऑटो में आप लोग बैठते हो या कोई भी कैब लेते हो तो किसी रिलेटिव को, अपने भाई को, अपने मम्मी को, पापा को आप लोग उस पर्टिकुलर ऑटो का नंबर लेकर आप लोग उनको सेंड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि ऑटो चल रहा था तो रोड पर चल रहा था, तो ऐसा नहीं रोड खाली पड़ी रहेगी, आगे कहाँ तक जाएगा लेके। थोड़ी दूर रोड पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भीड़ मिल जाती है तो वहाँ पर आसानी से कूदा जा सकता है। पर लेकिन पैनिक इतना हो जाते हैं हम लोग जिसकी कुछ हद नहीं है। ये बदतमीजी इंसान जो है खासकर उसी लड़की के साथ में, उसी इंसान के साथ में करते हैं जो इनको बहुत सीधा दिखता है और उनको लगता है कि कुछ नहीं करेगा। तो ये बातें आप लोगों को भी ध्यान रखनी है हमेशा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस की हैं और दूसरों तक भी पहुंचाओगे। जैसे आप लोगों ने सिचुएशन देख ली, आप लोगों को मैंने बातें बता दी, अब आप लोगों के माइंड में ये क्लिक कर गया कि ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों को क्या करना है। तो पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले एक आप लोग करना है। तो इसलिए कहता हूँ कि कोई भी ऐसी वीडियो में शेयर करता हूँ वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और या फिर कई जगह आप लोग इसको एथिक्स के पेपर में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्या क्या इशू सोसाइटी के अंदर में देखने को मिल रहे हैं कि लड़कियां आज़ादी की हम लोग सालगिरह 75वीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आसानी से इंडिपेंडेंटली घूम नहीं सकती हैं, रात को टाइम पर नहीं आ सकती है, वुमेन के खिलाफ क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग इसके बारे में बातें कर सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जो दूसरों को जरूर बताना और दूसरों तक ये चीज़ें जरूर पहुँचाना, ठीक है। वीडियो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग किसी को शेयर करनी है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ओके। पर अपना ध्यान रखिए अच्छे से यार। हाउस द जोश, हाउस द जोश। पहले तो ये बताओ कि जोश हाई है कि नहीं है। जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए यार। संडे हो या मंडे रोज करो पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे, अगर बीच बीच में 1-2 दिन गायब हो जाओगे तो ये बोला जाता है कि एक दिन अगर आप लोग नहीं काम करते हो और फिर उसके साथ में दूसरा दिन अगर आप लोग और नहीं काम करते हो तो समझो कि 2 महीने में आप लोगों ने जो डिसिप्लिन तैयार किया ना, वो डिसिप्लिन आप लोगों का खत्म हो गया है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए डिसिप्लिन टेस्ट रखा है, जो मैंने कल भी आप लोगों को बोला था। अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कई सारे बच्चे, अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छे से पार्टिसिपेट करो और बताना कि 4 नहीं 5 ऐड करवा दिया आप लोग मुझे फनी लगा, खैर हालांकि। सबसे पहले तो कौन टाइम पे उठाए, 1 नंबर इसका देना है। जो डिसाइड किया था वही टाइम उठाया। वो कुछ भी हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है, किसी का 4 हो सकता है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ इस टाइम उठना है, पर हाँ आप लोगों ने जो डिसाइड किया है वही टाइम होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट होगा आप लोगों का कि कौन जो है पानी पी कर आ रहा है। हो सकता है किसी के पास में गुनगुना नहीं तो नॉर्मल पानी पी लिया करो, पर पानी पी कर आना है, ठीक है। ताकि आप लोगों के अंदर जो है एनर्जी का एक तरीके से अच्छे से उत्सर्जन हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए जो आप लोगों को बताता हूँ ना, ये किया करो। ऐसा नहीं कि मतलब इनको हाँ सुन के साइड में कर दिया। जब इनको आप लोग इंप्लीमेंट करो ना, आप लोगों को समझ में आएगा। किसी ने अपना शेड्यूल बना लिया है रात को सोने से पहले ही या फिर उठने के बाद में कि हाँ आज का दिन ऐसा जाने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। एक और थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, ये मुझे पर्सनली कई दिनों से लग रहा था, मैं आप लोगों को बोलूँगा। जब भी लेक्चर आप लोग सुना करो ना, लेक्चर सुनने से पहले आप लोग कम से कम 5 या 4 या 5, मतलब 5 ले लो अच्छा रहेगा, 5 गहरी गहरी सांसें लेनी है। इससे आप लोग की जो बेसिकली माइंड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा आप लोगों को पढ़ने में और ज़्यादा मजा आएगा। और ये तो मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग कहीं भी बैठकर पढ़ रहे हो ना, पढ़ने से पहले गहरी गहरी सांस ले लिया करो, आपका माइंड एकदम बूस्ट हो जाएगा। फील करना, पढ़ने में अलग ही मजा आएगा, मैं आप लोग गारंटी दे रहा हूँ। नहीं यकीन आ रहा तो इसको इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर हो गया कि कौन यहाँ पर टाइम पर आ रहा है, एग्जैक्टली टाइम पर आ रहा है। जिस टाइम पर दो हिंदू अपलोड होता है मॉर्निंग में 6 बजे, कौन टाइम पर आ रहा है। और एक नंबर है ये, जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये 1 नंबर उनको मिल ही जाएगा कि वीडियो को आते ही लाइक करना है, ठीक है। ये मुझे वास्तव में फनी लगा, कह रहा है कि सर 1 नंबर तो मैं डेली ले ही लूँगा तो 6 में से अब आप लोग 6 नंबर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक गहरी सांस वाला मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि जब उठोगे आप लोग और एक तरीके से गहरी सांसें लोगे, जैसे नहीं आप लोग कई बार जैसे अनुलोम विलोम करते हो तो गहरी सांसें ली जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत होती है। माइंड जब भी आप लोग एक्टिव रहता है, 80% जो आप लोग की ऑक्सीजन है यही सोख लेता है। तो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा मेंटेन रहना चाहिए। पानी और सांस, ये दोनों चीज़ एक में भी आप लोग काउंट कर सकते हो। अगर 5 ही नंबर रखना है तो बताना जरूर। ये सारी चीज़ें कर करके आप लोगों को अच्छे से एक्टिवेट करना है अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने सादे सिंपल से लग रहे हैं ना, ठीक है। और ये वो पर्सनैलिटी है जिनको भारत रत्न मिल चुके हैं। ये हमारे देश के रत्न हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
तो कोई भी डाउट हो तो बताना। ये वो पर्सनैलिटी है, मैं आशा करता हूँ कि इसीलिए भारत रत्न कवर करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि भारत रत्न इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोगों की कवर हो जाए और कोई भी माइंड में डाउट नहीं हो। ठीक है, फीडबैक जरूर दे दिया करो जैसा भी आप लोगों को लगता है, और इनके ऊपर नोट्स भी आप लोगों को थोड़े मिल जाते हैं लेक्चर के एंड में अगले दिन। पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करो, एक बार आप लोग भी पता होना चाहिए चेहरा पहचानने के बाद में कि पहचानो कौन, तो कम से कम इन लोगों के बारे में आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही मतलब एक तरह से दिल से क्वेश्चन पूछा गया, सर कई दिनों से पूछ रहा हूँ, ये बता दो आप एक न्यूज़पेपर क्यों कवर नहीं करते हो, इतने सारे न्यूज़पेपर क्यों कवर करते हो। यार देखो, यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है, जो न्यूज़पेपर है ना वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए नहीं बनाए गए हैं। न्यूज़पेपर जो बनाए गए हैं वो एक नॉर्मल इंसान को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि जैसे कि आप लोग घर में न्यूज़पेपर आता है तो बाबा दादा, घर पे कोई बड़ा वो पढ़ता है न्यूज़पेपर, पापा मम्मी, तो ऐसे न्यूज़पेपर क्या होता है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए, ना कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। पर लेकिन मैं इस लेक्चर में क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को नॉलेज तो रहे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, पर उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो जिस भी न्यूज़पेपर में लगते हैं, जैसे कि कई बार यहाँ पर हिंदू का आर्टिकल रहता है, इंडियन एक्सप्रेस का रहता है, कई पीआईबी का रहता है, कई डाउन टू अर्थ का रहता है, यहाँ पर हिंदुस्तान का भी रहता है, और द इकोनॉमिक्स टाइम्स के भी कभी कभी आर्टिकल रहते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगता है वो आर्टिकल मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूँ। सबसे बड़ी बात, हिंदू ही क्यों कवर नहीं करता हूँ अकेला सब जगह। हिंदू में कई बार एक टॉपिक को पढ़े घुमाते रहेंगे, उसी पे आर्टिकल आए जा रहे हैं, उसी पे आर्टिकल आए जा रहे हैं। भाई साहब दिमाग खराब हो जाता था जब मैं डिस्कस करता था। मैंने कहा यार इसमें क्या करूँ, तो टाइम पास करता रहूँ, डेली उसी आर्टिकल को कवर करता रहूँ बैठ के। तो फिर मुझे लगा ये, फिर मैंने तसल्ली में बैठा क्या किया जाए, तब जाकर ये पूरा फ्रेम तैयार किया आप लोगों के लिए कि आर्टिकल वही डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, और वही आर्टिकल आप लोग पुरानी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना मेंस के, आप एक आधा कोई क्वेश्चन छोड़ के ना बाकी के सारे क्वेश्चन देख लेना उठा के, आप लोगों के डिस्कस किए होंगे क्लास के अंदर में। तो ये फायदा है इससे, क्योंकि वहाँ पे तो हिंदू लग जाएगा, मान लीजिए इलेक्शन आ गए तो इलेक्शन पे सारे आर्टिकल चिपका रहा है, या कोई और इशू बन गया यहाँ पर, जब भी यहाँ पर कोई और इशू बन जाता है उस पर आर्टिकल चिपकाने लग जाता है, सारे कई दिन तक उस पर ही आर्टिकल आए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को न्यूज़पेपर जो है एक आर्टिकल को ही पढ़ लो उठा के, बाकी ये जो आप लोगों का डिस्कशन चलता है ना, ये आप लोगों को उस तरीके से तैयार करेगा कि फिलहाल आप लोग को लग रहा है न्यूज़पेपर यार हो गया न्यूज़पेपर, पर लेकिन अगर इसको ढंग से कवर कर लोगे ना, मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर का कोई भी शब्द आप लोगों का बाहर जाने वाला है। इस डिस्कशन से आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। क्या नहीं है इसके अंदर में, आप लोग खुद देखो एक मिनट के लिए, इसके अंदर में आप लोगों की सारी चीज़ें डाल रखी है। तो ये जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस है ना, ये 5-6 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो देख देख कर ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो 5-6 सालों का एक्सपीरियंस बताता है कि हाँ इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, तो उसी पैटर्न में फिर मैंने चीज़ें की। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, एक प्लानिंग के तरीके से बनाया गया पूरा लेक्चर है, जिसमें मेहनत भी बहुत लगती है। आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से पीपीटी रहती है, पीपीटी प्रिपेयर करने में कितनी सारी मेहनत लगती होगी। सोचो एक मिनट के लिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग देखिएगा, किसी दिन टाइम लगे तो मुझे एक आर्टिकल बना के सेंड करना आप लोग, ठीक है। उससे पता चलेगा आप लोगों को भी कितना टाइम लगता है, और ढंग से बनाना, उसमें पिक्चर वगैरह लगा के, हेडिंग को कलर करके, उसमें सारी चीज़ें करके, और फिर उससे क्वेश्चन फ्रेम करना उस आर्टिकल से, फिर उसका मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोग फ्रेम करना, तो उसको पता चलेगा आप लोगों की कितनी मेहनत हो रही है। तो ये किसके लिए, ये इसलिए है ताकि आप लोगों को मेहनत ना करनी पड़े। तो ये पर्पज है यहाँ पर, ताकि आप लोग आराम से बैठकर फिर अपना रिविजन करो, आराम से लेक्चर सुनने के बाद में फिर चीज़ों को रिवाइज करो। तो ये पैटर्न है। तो वरना अगर बात की जाए तो दूसरा पैटर्न जो आप लोग बोले ना, कई सारे सर एक न्यूज़पेपर को पढ़ा दो पकड़ के, उसमें मेरे लिए बहुत आसानी है। रिपीटेडली आर्टिकल आ रहे हैं, उनको उठा के सुनाना है, ना कोई पीपीटी बनानी है, ना कोई उसमें से आर्टिकल में से क्वेश्चन फ्रेम करना है, ना कोई आंसर राइटिंग का क्वेश्चन बनाना है मुझे, वो तो आसानी से कर लूँगा, और उसमें तो मुझे टाइम ही नहीं लगेगा। खुद सोचो आप लोग उसमें कितना टाइम लगेगा और यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, जिसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं, जो कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके से इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट करो यार, जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक पर्टिकुलर एक डिटेल में डिस्कशन हो रहा है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप लोग पेपर प्रैक्टिस तो करो, आप लोगों को पता चलेगा कि इस लेक्चर की ग्रेविटी क्या है। जिसको लगता है ना कि मतलब एक तरीके से कि 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, ये हो गया यार, उसके पीछे मशक्कत लगी होती है, ठीक है। एक एक चीज़ के पीछे मेहनत होती है। खुद देखो आप लोग, जो वोकेबलरी वाली स्लाइड देखोगे, ये अकेली स्लाइड अगर आप लोग तैयार करने बैठोगे, इसको बना के देखना अकेली स्लाइड को, इस अकेली स्लाइड को जब बनाने बैठोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। पहले हिंदी और फिर इंग्लिश, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर रहती है। क्वेश्चन छोटे और बड़े भी रहते हैं। फिर आप लोगों को जो पीछे वाला सेक्शन जो रहता है आप लोगों को वो देखने को मिलता है, छोटी न्यूज़ आप लोगों की, बड़ी न्यूज़, एडिटोरियल, मतलब क्या चाहिए यार और है। मतलब बिल्कुल ही आप तो कभी कभी ना ऐसा कर देते हो कि क्या ही बोलूँ बस अच्छे से एंजॉय किया करो यार, ठीक है।
अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से एंजॉय करते हो और पार्टिसिपेट करते हो, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट भी कर दिया करो उस चीज़ को कि हाँ सर अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। बच्चे तो दिल तो बच्चा है जी, अच्छा जब बच्चे को कुछ अच्छा बोलोगे तो बच्चे को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कुछ मेहनत की जाती है तो उसको बताया करो, और उससे आपके फ़ायदे के लिए हैं सारी चीज़ें यार। मैंने सारी चीज़ें करके देख ली, पिछले 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सारी चीज़ समझ में आती है कहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। उसके बेस पर ये पूरा एक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि ढंग से आप लोग इसको एंजॉय कर सको। तो ये इसमें इसमें बैकग्राउंड में बहुत मेहनत लगती है इसमें, अगर आप लोग ढंग से वो मैं बोल नहीं रहा हूँ मेहनत लगती है, आप लोग खुद करके देखो एक दिन। ये जो स्लाइड रहती है टोटल जो इसको स्लाइड को गिनना और बना के देखना कि इतनी सारी न्यूज़ कवर करके देखना खुद से, और अपने आप भी पढ़ के देखना। मतलब मान लो मैं नहीं ले रहा हूँ लेक्चर, आप लोग खुद से इस चीज़ को पढ़ोगे कितना टाइम लगेगा, उससे बैठ के नोट्स बनाओगे कितना टाइम लगेगा, वो चीज़ भी आप लोग देखना। तो लेक्चर को ये बोला करो सर प्रोडक्टिव है, ना कि लेक्चर लेंदी है। वो वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, सर लेंदी लेक्चर हो गया, ऐसा लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। अरे उनके कमेंट तो देखो, जो बच्चे कह रहे हैं सर पता नहीं चला कब निकल गया 1.5 घंटा। अगर पढ़ाई में टाइम गिन रहे हो, बाकी और किसी चीज़ पूरे दिन में हर चीज़ में गिनते हो टाइम, किससे बात करने चले गए वहाँ टाइम गिन रहे हो बैठ के, ठीक है, तो समझ में भी आता है कि भाई साहब पूरे 24 घंटे का 1-1 मिनट यूटिलाइज कर रहा है। मशीन नहीं बनना है इस पढ़ाई में, अच्छे से इंजॉय करो, बीच बीच में थोड़ा हंस लिया करो। ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल आप लोग उसके क्या कहते हैं वायरस बने बैठे हो 3 डेट के। इंजॉय भी करो लाइफ को, हर तरीके से बैलेंस बनाना है लाइफ को, इसीलिए इसका नाम बैलेंस डाइट रखा है। तो ये बैलेंस डाइट आप लोगों की लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए बनाई गई है, जिसमें सारी चीज़ें हैं। इसीलिए वरना चाहता तो मैं एडिटोरियल कवर कर लेता, बस चाहता तो बस छोटे छोटे क्वेश्चन कवर कर लेता। तो जब यहाँ पर मैंने बैलेंस बनाया, ऐसे आप लोगों को लाइफ में भी अपनी बैलेंस बनाना है, इसीलिए इसको बैलेंस डाइट बोला गया है, ठीक है। तो कोई भी किस तरीके से अगर कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, पर लेकिन ये नहीं कि सर ऐसे इसको क्यों कर रहे हो, सर ये कि ऐसे नहीं क्यों नहीं किया जा रहा है। देखो आप लोग उठाकर, मैं तो कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ना प्रैक्टिस हो तो फिर बताना कि सर ये तो पता प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग उस टॉपिक को उठाना और फिर देखना, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस कर लेना, मज़ा आएगा आप लोगों का वहाँ पर। तो ये है बेसिक बातें, कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे पूछ लिया करो और अच्छे से अपना ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ, उड़े देश का आम नागरिक इस स्कीम का फ़ायदा किस किस ने उठाया है? यानी कि हवाई जहाज़ में कौन कौन बैठा है। हवाई जहाज़ में नॉर्मली इंसान जो है किस लिए ट्रैवल करता है, दो ही रहता है। एक तो ये शौक कि यार चलो एक बार हवाई जहाज़ में बैठ के देख लेते हैं, वो स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाता है। दूसरा रहता है कि कभी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है और टाइम कम है, यानी कि ट्रेन में यात्रा करेंगे तो उसी चीज़ के 3-4 दिन लग गए, यहाँ पर 3-4 घंटे में काम निपट गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बात करूँगा इसके बारे में। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसने एक ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल 2022 यहाँ पर पब्लिश किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया है। क्या है पूरा डिटेल में आप लोगों से बात करूँगा, अच्छे से हम लोग इसको समझ पाएंगे। ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग जीएस पेपर 2 जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उसके साथ में कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये हमारे देश में जो भी आप लोग आज के डेट में हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो भी रूल और रेगुलेशन होते हैं वो यहाँ पर ये बनाता है। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है यहाँ पर सिक्योरिटी देखती है, और इनके द्वारा इम्पोज किया जा सकता है अप टू 1 करोड़ का फाइन अगर कोई भी वोलेट करता है या एयरपोर्ट या फिर एयरलाइंस सिक्योरिटी को। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, शायद काफ़ी पुरानी मूवी हो गई, मैंने पता नहीं कब देखी थी। एक मूवी है, मतलब देखी तो बाद में थी पर ये रिलीज़ बहुत पहले की हो रखी है। मूवी थी एक शायद आशिकाना कुछ करके मूवी, नहीं ये दिल आशिकाना, शायद यही थी मूवी। मतलब उसमें ये रहता है कि प्लेन हाईजैक हो जाता है उसमें, ठीक है। तो वो मूवी जो दिखाई गई है उसमें एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं कि हाँ किस तरीके से जो है प्लेन हाईजैक होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी उसमें इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेन हाईजैक हो रहा है तो उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ उस देश में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें डायरेक्ट हमारे देश की इमेज के ऊपर भी आप लोगों को इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। याद है हमारा प्लेन जब हाईजैक हुआ था, टेररिस्ट को छोड़ने की मांग की गई थी, तो उस टाइम पर भी यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर ऐसा था कि लोग ना फिर ये सोचते हैं कि यार उस देश में नहीं जाना है, पता चला कब हाईजैक हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही एक अलग इम्पैक्ट निकल कर आता है, इसीलिए इतनी तगड़ी सिक्योरिटी रहती है। आप लोग एयरपोर्ट पे जाओ कभी तो इस तरीके की सिक्योरिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, एक एक चीज़ आप लोगों को निकाल के यहाँ पर रखनी होती है, यानी कि बेल्ट वगैरह, वॉलेट वगैरह, अपने जो नहीं होता एक तरीके से लैपटॉप वगैरह। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ जब भी, तो यहाँ पर क्या करते हैं मेरे पास में 2 लैपटॉप थे तो मैंने निकाल के रखे, चार्जर उनके और उसी के साथ में फिर जो है हार्ड डिस्क वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, माइक हो जाता है। तो जब स्टार्टिंग में 2 लैपटॉप गए तो वहाँ पर
एयरपोर्ट पर कोई हरियाणा का खड़ा हुआ था जो ऑफिसर था वहाँ पर। क्या कह रहा है, तो मुझे बोल रहा है क्यों भाई कहीं डंका गिरने जाने लग रहा है कि उसका कहने का मतलब था कि कहीं पे चोरी करने जा रहे हो क्या, दो लैपटॉप लेकर और पता नहीं क्या क्या जुगाड़ ले रखे हो। तो मैंने उसको बताया यार ऐसी तो बातें मत बोलो, कम से कम मैं एक टीचर हूँ। तो मैंने कहा मैं टीचिंग करता हूँ और ऑनलाइन मैंने कहा मुझे जाना पड़ रहा है कहीं। तो क्या भाई एक आध दिन की छुट्टी भी ले लिया करें। तो उस दिन ना थोड़ी भीड़ कम थी, ठीक है, मतलब एक तरीके से कम जो रास्ता वहाँ पर। मैंने कहा मेरा ऐसा नहीं है कि छुट्टी ले जाए, मतलब मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि छुट्टी लेने का मौका मिले, तो डेली चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो फिर समझाई उसको, तो फिर क्या है कि कैसे कैसे पढ़ाते हो, तो बात हुई, वो सब एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे हैक्टिक लगती है चीज़ें वही लगती हैं कि सारा टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निकाल के बाहर रखना और फिर वो सारी चीज़ें। अच्छा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, वरना बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, कोई गन वगैरह लेकर चला जाए तो वो इशू बन जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट एयर सिक्योरिटी जो रूल हैं, ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी 2022 में पब्लिश किए गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा काफ़ी डिटेल में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है कि 1 करोड़ से लेकर मतलब 50 लाख से लेकर 1 करोड़ यानी कि 1 CR तक का फाइन लगाया जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी साइज। कौन सी कंपनी यहाँ पर कैसे उल्लंघन करती है, कोई एयरपोर्ट पे कोई कंपनी या फिर कोई एयरलाइंस, अगर वो सिक्योरिटी के जो रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं उनको ब्रीच करती है, यानी कि उनको ढंग से फॉलो नहीं करती है, बोला उनको ये गया कि ऐसा करना है पर वो किसी दूसरा काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ सकती है। याद आ रहा है वो इंसिडेंट, उस टाइम पर कितनी ज़्यादा देश में सिक्योरिटी के बारे में बात की गई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कारवा जो है वो एक फ्लाईओवर के ऊपर रोक दिया गया था। तो उस टाइम पर बहुत सारी बातें की कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, देश के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर इस तरीके से रोके रखा गया। तो ये सारी सिक्योरिटी की चूक होती है, वरना स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें अच्छे से लेकर चली जा सकती है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देश के नागरिकों को तो खतरा ही है, इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रैवल कर रहा है देश के अंदर में वो भी फिर यहाँ पर सहम जाता है। और किसी एक भी अगर बाहर के नागरिक की डेथ होगी तो और बहुत सारे हमारे एरिया कंट्री में इन्वेस्टमेंट या फिर टूरिज्म जो सेक्टर है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड होते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये हो गया कि एक बड़ा फाइन लगाया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो पैसेंजर है, ये तो हो गई कंपनी की बात, अब आते हैं पैसेंजर की बात। तो पैसेंजर का भी जो बिहेवियर है कई बार काफ़ी गलत तरीके का देखने को मिलता है, कई सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं कई बार ना। एक तरीके से जो यहाँ पर एक जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो सिक्योरिटी हैं, या फिर जो फ्लाइट के अंदर में एयर होस्टेस वगैरह, उनके साथ में भी कई सारी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो उनके लिए भी जुगाड़ कर दिया है, 1 लाख से लेके 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। इंसान कभी ऐसी हरकतें करने के बारे में सोचेगा नहीं, एक बार 25 लाख उड़ गए उसके बाद में कभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी बड़ा फाइन लगाया जा रहा है, और ये भी डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस, यानी कि कैसा ऑफेंस करता है। वहाँ थप्पड़ मारने स्टार्ट कर दे किसी को, किसी ऑफिसर को, या किसी फीमेल जो ऑफिसर है उसके साथ में कुछ गलत मिसबिहेव कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि डेटा सिक्योरिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ताकि साइबर थ्रेट को रोका जा सके। क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, कि मिस कम्युनिकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी में कोई किसी तरह का बग आ गया, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिक्कत में देखने को मिल सकती है। तो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डेटा सिक्योरिटी भी एक काफ़ी बड़ा इशू है जिसको यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। एक जो मुझे पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर ये है बेसिकली अंडर बर्डनिंग CISF ऑफिसर। CISF जो ऑफिसर होते हैं बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड जो है वो CISF में बेसिकली ऑफिसर है। तो कई बार बात हो जाती है, तो काफ़ी लंबी ड्यूटी इनकी हो जाती है कई बार, ठीक है। रात को ड्यूटी लग गई तो रात को जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ज़रूरी है कि लोगों को ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर न डाला जाए, उससे क्या होता है फिर सिक्योरिटी में चूक होने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर जो CISF ऑफिसर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर फोकस किया जाता है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ों को ऐसे लेकर चला जाए ताकि सिचुएशन जो है थोड़ी सी नॉर्मल रहे, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन न पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा फंडा ये निकल कर आता है कि अब थोड़ा सा प्राइवेट वालों को भी काम देना स्टार्ट करो। मतलब क्या है, मतलब कि सारा बर्डन उन्हीं के ऊपर नहीं डालना है। CISF को क्या बोलते हैं वैसे, इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जो कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कहीं पर भी जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो में जाओगे तो CISF के जवान आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट पर CISF के जवान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे ही एयरपोर्ट पर जाओगे वहाँ पे CISF के जवान देखने को मिलेंगे। तो उनको इतना ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ जाता है कई बार कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए ये बोला है, अभी हमारे देश में नेशनल एविएशन पॉलिसी लेकर आई गई थी
2016 में। उसमें ये बोला गया था कि जो सीएसएफ के जवान है ना, उनको आप लोग कोर सिक्योरिटी में रखो। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह उन्हीं को लगा रहे हो, जहाँ जहाँ पर उनकी जरूरत है रियलिटी में वहाँ पर रखो, नॉन कोर एरिया में उनको आप लोगों को नहीं लगाना है। तो उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है ताकि सिचुएशन को ढंग से हैंडल किया जा सके। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पर उस इंसान को भी पकड़ा जाएगा जो सिक्योरिटी में चूक कर रहा है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी में कोई किसी तरीके की चूक करता हुआ नजर आएगा, यानी कि जहाँ से क्लियरेंस लेकर आया उसने क्लियरेंस दे दिया, बिल्कुल ऐसे है कि पुल बनाने का क्लियरेंस दे दिया, अगले ही दिन पुल टूट गया। तो यहाँ पर किस किस ने क्या क्या बदतमीजी काटी है, क्लियरेंस कहाँ से मिला, वो सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ एक बात, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाते हैं। लेक्चर को अंडरस्टैंड किया करो, अच्छे से समझा करो, जितना ज़्यादा समझोगे उतने लंबे समय तक आप लोग इसको याद भी रख पाओगे। तो चीज़ें रटना नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्यों है तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो फाइन हो गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गया, पैसेंजर का बिहेवियर, उन पर भी 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का फाइन हो गया। डेटा सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा और सीएसएफ के जो जवान हैं उनको बर्डन कम किया जाएगा ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे लेवल पर चल सकें। ठीक है, तो आप लोग बताओ अब तक की सबसे लंबी ट्रैवल आप लोगों ने कब की है, मतलब हवाई जहाज़ से यात्रा की है? पहले तो येस या फिर नो। किस किस के पास में पासपोर्ट वगैरह है, क्योंकि वो तो बाहर ही लगेगा, इंडिया के अंदर तो नहीं लगेगा, यहाँ तो आधार कार्ड चल जाता है। पहली बार मेरे पास में पासपोर्ट नहीं था तो मैं ना, मतलब ऐसा लग रहा था कई बार कि क्या है, नॉर्मली जो आईडी कार्ड दिखाते हैं लोग, पासपोर्ट दिखाते हैं, मैंने आधार कार्ड दिखाया था। तो खैर मेरा बनना गया था, उस टाइम तक मेरा पासपोर्ट आया नहीं था, फिर बाद में आ गया था। तो मुझे बड़ा वैसा लगा, मैंने कहा यार कोई भी पुलिस में आधार कार्ड नहीं लिया होता, सब पासपोर्ट दिखा रहे। मैंने कहा चलिए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक मतलब डेट अपना डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो इंडिया में तो खैर आधार कार्ड चल जाएगा, बाहर जाओगे तो तुम्हारा आधार कार्ड कौन चेक करेगा, तो फिर तो पासपोर्ट ही चाहिए। तो इसकी सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मैंने आप लोगों को बता दी, पर लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जिसको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए जब इंटरनेशनली आप लोग ट्रैवल करते हैं तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, इसी के साथ में इसको 1944 में इस्टेब्लिश किया गया। तो यानी कि आज से नहीं काम चल रहा है, काफ़ी पुराना है यहाँ पर। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब ये कहते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अबे तुम कब से बदतमीजी काट रहे हो, ये देखो। ठीक है, हम अभी से करना स्टार्ट किए और तुम आगे हमारे सर पे नाचने लगे हो। इसी के साथ में अगर बात करें 7 दिसंबर 1944 को इसको फाउंड किया गया था शिकागो में। ठीक है, कौन सी कंट्री है बताइए इस्टेब्लिश। इसी के साथ में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, पता ही होना चाहिए, सारे पंजाबी कनाडा में रहते हैं तो उसी कनाडा। ठीक है, तो कनाडा में अच्छे से एंजॉय करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि दूसरा घर बन गया है कनाडा। तो ये याद रख लीजिएगा, उसके हिसाब से सब सारे उड़ कर जाते हैं, मतलब एक फ्लाइट में जाते हैं, तो ऐसे याद रख लेना। इस्टेब्लिश किया गया था कोर प्रिंसिपल परमिटिंग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बाई एयर। ठीक है, तो यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पर इसका क्रिएशन किया गया ICAO का। ठीक है, ICAO जिसको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इंडिया इसका मेंबर है और टोटल मिलाकर कम मेंबर नहीं है, 193 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ढंग से प्लानिंग और डेवलपमेंट किया जा सके ट्रांसपोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पर, और प्रॉपर रूल और रेगुलेशन बनाए जा सके ताकि हर तरीके से चीज़ देखी जा सके। कई बार इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के हम लोग बातें करते हैं, कई बार यहाँ पर सिक्योरिटी को ध्यान में रख के हम लोग बातें करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है आजकल इन्वायरमेंट में, और खासकर फ्यूल के ऊपर कई सारी बातें की जा रही हैं कि कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि फ़्लाइट में क्या क्या इश्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, अगर देखेंगे यहाँ पर डिले होती है कई बार। ठीक है, फ्लाइट डिले। ठीक है, इन फ्लाइट सर्विस जैसे कि मील्स वगैरह, उनमें क्या क्या एक तरीके से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। जैसे कि फ़्लाइट जो डिले के केसेस निकल कर आते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेन ही डिले होती है, ट्रेन तो पता नहीं कितनी डिले हो जाती हैं, फ़्लाइट भी डिले होती हैं और कैंसिल भी होती हैं। खासकर अगर बात करें जब कहीं बारिश हो रही है, कोई धुंध है, कोहरा वगैरह। ठीक है, रनवे 34 थी ना मूवी का नाम, अजय देवगन वाली, देखिए वो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर तो एक पूरा एनालिसिस किया गया कि इन फ्लाइट सर्विस इंक्लूडिंग मील एंटरटेनमेंट के ऊपर क्या यहाँ पर इनको परसेंटेज मिला है। ठीक है, पुअर एयरक्राफ्ट इंटीरियर इंक्लूडिंग सीट एंटरटेनमेंट EF सिस्टम, ये भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि ट्रेन ही गंदी मिलती है, कई बार फ्लाइट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो जब ये एनालिसिस कराया गया, और ये ऐसा नहीं है ये इंडिया के अंदर में, इंटरनेशनल लेवल पर ये एनालिसिस कराया गया
हमारे देश में भी अगर बात करें स्पाइस जेट वाला, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती है। एक तो टिकट अगर देखोगे हमेशा स्पाइस जेट के बहुत सस्ते मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, पर लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर उसकी सर्विसेज भी कई बार काफ़ी दिक्कत में दिखती हुई आप लोगों को नजर आती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर अभी जो सिविल एविएशन हमारे देश की मिनिस्ट्री है उसने भी यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन उसने भी यहाँ पर फटकार लगाई थी कि सुधर जाओ यार, ऐसा लग रहा है बैलगाड़ी चला रहे हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, कभी तुम्हारा कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो बहुत सारी उल्टी सीधी हो जाती है, खाने पीने में भी कई सारे इशू आते हैं और कई सारे लोग जो हैं एयर इंडिया पर भी सेम तरीके का आरोप लगाते हैं। हालांकि वो टाटा के कंट्रोल में आ चुकी है, तो देखो उसकी सर्विस आगे अगर इंप्रूव होती नजर आती है तो अच्छी बात है, वरना चीज़ें तो आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। तो ये है पूरा टॉपिक। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा तो इससे पता चलेगा अच्छे से सुना है या फिर बस ऐसे ही चल रहा था काम। सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, पहला स्टेटमेंट। यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो है वो एक तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो कन्वेंशन है साइन किया गया था 7 दिसंबर 1944 में शिकागो के अंदर में। हेडक्वार्टर इसका यूएसए यानी कि न्यूयॉर्क के अंदर में है और ऑब्जेक्टिव बताई दिया कैसे प्लानिंग वगैरह वो सब चीज़ें करनी है। सही आंसर क्या है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अभी कनाडा मैंने जोर जोर से बताया आप लोगों को चिल्ला कर, तो आंसर सी हो गया, ठीक है। तो प्यारा सा क्वेश्चन था और प्यारा सा ये आर्टिकल था, सारी बातें आप लोगों को बता दी। हिंदी और इंग्लिश में भी नोट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सारे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस पिक्चर ऐसी रहती है जो कि देखिए इसको तो मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इसको थोड़ा मैनेज कर लिया करो, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में मिल जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर अभी डिस्कस करना है, क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इंडिया में डोमेस्टिक सिविल एविएशन सेक्टर में, जो कि ब्रिंग आउट द रिसेंट पॉलिसी इंटरवेंशन। आप लोगों ने देखा गवर्नमेंट के द्वारा उड़े देश का आम नागरिक वगैरह वो सारी चीज़ें और भी रूल और रेगुलेशन जैसे मैंने अभी बताया ये जो अभी चेंज किए गए हैं, तो इससे ये देखने की कोशिश की जाती है कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें सही चल रही है और क्या क्या चीज़ें हम लोग और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे बड़े ही आसान शब्दों में। कहीं डाउट होगा तो पूछना, फिर उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जब भी कभी बाहर जाना हो एयरपोर्ट वगैरह से अपना कहीं फ्लाइट वगैरह लेनी हो, कोशिश किया करो कि एटलीस्ट 1 घंटा पहले तो आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना ही पहुँचना है, ठीक है। कई बार बहुत भीड़ हो जाती है, इशू हो जाते हैं कई बार। एक बार फ्लाइट जो है मतलब छुट्टी बच गई, मतलब छुटकी क्या बच क्या गई, बेसिकली वो निकल चुकी थी फ्लाइट, तो समझो बस वो, और मतलब मेरा टाइम निकल चुका था कम्प्लीटली, वो फ्लाइट डिले थी 30 मिनट, जिसकी वजह से मुझे मिल गई। हालांकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया, मैंने बोला बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे फलाना ढिमकाना, तो तब जाकर उन्होंने अलाउ किया था। और उस टाइम पर मुझे लग रहा था कि सब कुछ लूट गया 3-4 दिन की मतलब एक तरीके से मीटिंग सीटिंग सब चीज़ें थी वो। तो चलिए मैंने कहा फिर वही है, जब तुम किसी का अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छी होता है, बुरा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग को ये एक्सपीरियंस हो तो बताना, पूरा आर्टिकल था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये न्यूज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी और ये हर एक इंडियन भारतीय नागरिक के हित में है ये न्यूज़, मैं ऐसा बोलूँगा। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बॉलीवुड के स्टार, पता नहीं क्या क्या किस किस चीज़ के प्रमोशन कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना। अभी इनको देख लो, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन साहब को, ये गुटके ही बेच रहे हैं। तो अपने ही लेवल पर हर एक तरीके से मतलब, और उसको बढ़िया ही बता रहे हैं कि ये सदाबहार हो गया, ये हो गया। अपने घर में खिला लो अपने बच्चों को, मज़ा भी आए थोड़ा सा, अपने आप नहीं खाएंगे। मुझे एक वो अभी भी डायलॉग याद आता है, आलिया भट्ट जो है वो आइसक्रीम के ऐड करती है और वो कपिल शर्मा के शो में आके बोल रही है कि मैंने कभी जो है आइसक्रीम नहीं खाई, पता नहीं कब, मतलब मैंने आइसक्रीम में खाती नहीं हूँ मीठा। तो आप लोग देखो ये आप लोगों के साथ में कैसे खिलवाड़ करते हैं, मतलब आप लोगों की भावनाओं के साथ में खेलते हैं लोग। तो इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि यार सामने वाले को वही चीज़ें बताओ जो तुम खुद करते हो, अगर तुम खुद नहीं करते हो तो सामने वाले को मत बताओ। तो यही सब हरकतों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा न्यू स्टैंडर्ड तैयार किए जा रहे हैं, जिनके बारे में बोला गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को, आप लोग जानती हो। तो ये चाहते हैं कि जो फेक रिव्यूज़ या जो भी यहाँ पर इसके बारे में जो एक इन्फॉर्मेशन होती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उसको कंट्रोल किया जाए। आप लोग खुद सोचो, अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने वीडियो भेजी कि सर ये IAS ऑफिसर हैं, 2020 बैच के थे वो, आई थिंक जन 21 के थे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है सर। वो आपके करंट अफेयर को रिकमेंड कर रहे थे कि इनका करंट अफेयर आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर कवर करते हैं, तो इनका करंट अफेयर आप लोग देख सकते हो। तो वो जो रिव्यू है, वो इंसान जो है, जो भी सिलेक्शन उनका हुआ है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी चैनल मतलब देखा इससे करंट अफेयर प्रिपेयर किया नहीं, पर उन्होंने जब देखा और रिव्यू किया तो उन्होंने बोला कि हाँ ये UPSC के लिए करंट अफेयर आप लोग फॉलो कर सकते हो। नाम नहीं मुझे याद आ रहा, कई सारे बच्चों ने वीडियो का लिंक भेजा था मुझे उस टाइम पे।
तो वो आप लोग कैसे समझते हैं अब यहाँ पर, मतलब एक तरीके से सामने वाला बंदा अगर रिव्यू कर रहा है वो खुद सेलेक्टेड है और वो एक तरीके से जेन्युइन रिव्यू दे रहा है, क्योंकि उससे उसका फायदा नहीं हो रहा कि वो कोई कोर्स बेच रहा है या फिर मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ कि इसलिए मैंने उसको पैसे दिया यार मेरा रिव्यू कर देना क्योंकि मेरे कोर्स निकल जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इसको कहते हैं जेन्युइन रिव्यू, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में आप लोग देखो किसी टॉपर का सिलेक्शन हुआ है और वो तुरंत जाकर, जब न्यूज़पेपर देखा करो आप लोग स्टार्टिंग में जैसे रिजल्ट आते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर उठा लो, चाहे आप लोग इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, चाहे कोई सा भी उठा लो, हर एक पेज पर आप लोगों को किसी न किसी कोचिंग के ऐड मिलेंगे और उस कोचिंग के अंदर में वही टॉपर मिलेगा आप लोगों को। एक मतलब फर्स्ट रैंक आ गया तो पता नहीं कितनी कोचिंग में उसकी रैंक आ गई। अब ये क्या है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई ना। तो ये एक तरीके से इस तरीके एडवर्टीजमेंट नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कहाँ पर टेस्ट सीरीज लेकर वो सिलेक्शन है तो ब्रैकेट में लिखो ना यार तुम्हारे यहाँ से टेस्ट सीरीज लिया है, ब्रैकेट में लिखो तुम्हारे यहाँ से इंटरव्यू सेशन लिया है, ब्रैकेट में लिखो तुम्हारे यहाँ से मेन कोर्स लिया है, पर उसको लिखने के लिए तैयारी नहीं, कहते हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो गया। इसके ऊपर जो रैंक फर्स्ट थे जो बिहार से थे, उनका नाम क्या था, उन्होंने एक बार इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई थी कि मैंने किसी से नहीं लिया पर सब मेरा नाम चिपकाए फिर रहे हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर अभी एक रिसेंटली इशू भी बना, जो पीवी सिंधु जी हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया। उन्होंने लगभग मुझे लगता है 50-60 के करीब केस फाइल किए अलग अलग जो ब्रांड है उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनका फोटो चिपकाकर अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे थे, जबकि उन्होंने उनको कभी एडवर्टीजमेंट के लिए अलाउ किया ही नहीं है। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो लोग जो है इतने गिर जाते हैं आज की डेट में, और आज की डेट में मैक्सिमम लोग जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। किसी के बोलने पर ऐसे मत जाओ, जो इंसान जो है खासकर टॉपर के बोलने पर तो मत जाओ कहीं भी, क्योंकि टॉपर आज के डेट में उनको ना तोल देते हैं पैसों में। भाई साहब आज के डेट में जैसी कोई टॉपर बनता है, कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। जिस भी कोचिंग में जाएंगे वहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। बहुत कम टॉपर ऐसे हैं जो जेन्युइन सलाह दे रहे हैं आज की डेट में। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, तो चीज़ों को थोड़ा समझ के काम करो। किसी ने कुछ बोल दिया वहीं पर जाकर काम नहीं करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एक तरीके से इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कुछ भी पब्लिश कर रहा है तो कंज्यूमर को नुकसान होता है ना, क्योंकि वो अपना टाइम लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, तो उसको ढंग से चीज़ें मिलनी चाहिए। फेक और मिसलीडिंग जो रिव्यू मिल जाते हैं, कोई प्रोडक्ट आ रखा है, इतना घटिया प्रोडक्ट है और रिव्यू इतने सारे दे दिए इतने अच्छे अच्छे कि हाँ भाई साहब ये है, ये तो ज़िंदगी बदल देगा, मैंने इसको खा लो जवान हो जाओगे, ठीक है, और पता चला जवान भी बूढ़ा हो गया। तो ये कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उनको वोलेट करता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी यहाँ पर इन चीज़ों को टैकल किया जाएगा। तो इसी के चलते रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ना किसी की। अगर कोई यहाँ पर कोई ऑथर है या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर मान लीजिए किसी ने कोई गलती की है यहाँ पर, तो कोई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। मान लो मैंने कुछ आप लोगों को गलत पढ़ा दिया, तो अगले दिन जो है आप लोग बताते हो सर ये गलत हो गया, तो उसको आके करेक्ट कर देते हैं। इंसान है, किसी से भी गलती होती है यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं। पर लेकिन आप लोग जो है गलती करने के बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हो कि ये मैंने गलती की है, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है, वही बात है ना। तो ये गलत बात है बिल्कुल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई ना कोई मैकेनिज्म इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, ताकि कोई भी उनका प्रचार भी कर रहा है, प्रसार भी कर रहा है। इतने सारे आज के डेट में ऐप आते हैं, यहाँ से पैसा कमा लो, वहाँ से पैसा कमा लो। आधे से ज़्यादा आरबीआई ने बैन कर दिया रिसेंटली अभी, आप लोग खुद सोचो। तो ये कंडीशन है आज की डेट में देश के अंदर में। तो इन सब चीज़ों पर आप लोगों को जागरूक रहना है। ऑनलाइन जितना चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं उतनी ही फेक भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पैरेलल में नजर आएंगी। अभी आज की डेट में एप्पल की जो ये अल्ट्रा वॉच है ना, आई थिंक 90,000 के करीब की है, और इसकी इतनी सारी फेक वॉच के जो है वो आ रहे हैं एक तरीके से एडवर्टीजमेंट, और सारे यूट्यूबर बना रहे हैं उनको, ठीक है। 1,000 रुपये में वॉच, 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में वॉच। तो एक कंडीशन क्या है यहाँ पर, वो सारे के सारे पैसे दे रहे हैं। इंटरेस्टिंगली एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने बोला यार ये घड़ी ले लो, मैंने कहा चले बोलेगी नहीं, बंद हो जाएगी, फालतू में पैसे खराब हो जाएंगे। कह रहे कि मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी और उस यूट्यूबर, जब मैंने उसके लिंक पे जाकर उसके वहाँ पे गया तो उन्होंने खुद बताया कि हाँ उस यूट्यूबर से मैंने प्रमोशन करवाया था और उनका नाम अगर उनके थ्रू आया तो अब मैं तुमको डिस्काउंट भी दे दूंगा। यानी कि जो बना रहे हैं ना वीडियो और लिंक भी दे रहे हैं आप लोगों को, तो बाकायदा प्रमोशन कर रहे हैं उनका। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसे ही उनको पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ को बोलने की, और बोल भी कैसे रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप लोगों को पता भी ना चले और लोग खरीद भी रहे हैं उस चीज़ को। तो एक गलत चीज़ है यार, फेक चीज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। जो चीज़ें खरीदनी है उनको ऐसे खरीदो जो आप लोगों के काम भी आए। पैसा आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के मम्मी पापा की मेहनत का, आप लोगों की मेहनत का पैसा है, तो सही प्रोडक्ट में चीज़ों को लगाओ। टाइम आप लोगों का है, उसको ढंग से यूटिलाइज करना सीखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि इससे आप लोग थोड़े जागरूक होगे और लाइफ में इसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करोगे। तो कोई भी चीज़ें खरीदनी है तो अच्छे से पहले उसके बारे में जान लेना है, जिसने यूज़ कर रखा है उससे पूछना है, तब जाकर प्रोडक्ट को यूटिलाइज करना है। ओके, तो माइंड में क्लैरिटी हुई ना। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि पता नहीं यार कहाँ क्या चीज़ कब काम आ जाए, चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा ही हुआ इस आर्टिकल के साथ में। अभी एक SLV जो मेंबर थे वो इंटरव्यू देने गए थे, तो यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था नरेगा के बारे में। तो जब नरेगा के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि सर जो भी आपने जो बेसिक बताया था वो काफ़ी काम आया उस टाइम पर वहाँ पर।
तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जब मैंने उससे डिस्कस की तो मुझे भी कई सारी बातें पता चली, तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो सारी बातें डिस्कस करते हुए हम लोग इस आर्टिकल को कवर करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और करंट प्लस स्टैटिक्स का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि करंट के साथ में स्टैटिक भी आप लोगों को यहाँ पर इसमें कवर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये काफी शानदार और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है। वैसे तो आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को बोल सकते हैं कि यहाँ पर जीएस पेपर 3 के अंदर ये आर्टिकल कवर आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि अलग अलग सेक्शन में भी ले सकते हैं। सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है नरेगा का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट का काम कर रहे हैं, और कई बार कई सारे एथिकल इशू भी इसके साथ में जुड़ जाते हैं जब महिलाओं को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर सबसे पहले इस कानून के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को यहाँ पर इसको देखना है ताकि एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर होता चले। सबसे पहले ये फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एमजी नरेगा। क्या है ये एमजी नरेगा? ये वही नरेगा है जिसके ऊपर राहुल गांधी जी की एक बार इंसल्ट भी हुई थी, उनका बेसिकली माइंड से नाम इसका स्लिप हो गया था, तो इसके चलते यहाँ पर उनकी हंसी मजाक भी उड़ाई गई थी। हालांकि वो एक अलग बात है, उनकी हंसी मजाक कई सारी चीज़ों पर उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर जो नरेगा है, पहले स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया तो इसका नाम नरेगा था। 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि नेशनल, और ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम है रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया पर फोकस देने वाला एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक तरीके से आगे चलकर इनको लगा यार गांव के बारे में तो बात कर रहे हैं, क्यों ना महात्मा गांधी जी का भी नाम इसके साथ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा फोकस किया था कि गांव के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों को याद होगा डीपीएसपी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी पॉलिटी के अंदर, तो उसमें पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पंचायत के बारे में, कि हमारी कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर मेंशन की गई थी। तो महात्मा गांधी जी का गांव के ऊपर काफी फोकस रहता था, तो इसीलिए यहां पर महात्मा गांधी जी का भी नाम जो था वो इसमें ऐड कर दिया, और इसमें महात्मा गांधी तो आगे ऐड कर दिया, और फिर पूरा का पूरा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहां से एमजी नया ऐड हो गया इसके अंदर में, ठीक है। तो ये एक ऐसा लोता कानून है हमारे देश के अंदर में जो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू वर्क। जैसे आप लोगों के फंडामेंटल राइट है ना, कि हाँ आप लोगों के फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में अगर उनका हनन होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग किसी को बोल सकते हो कि भाई साहब हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही सेम अधिकार यहां पर ये देता है। किस बेस पर देता है? यहां पर वो देता है आर्टिकल 21 के बेस पर अगर बात करें तो एक राइट टू एक लाइफ देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि जिनको यहां पर जॉब मिल गई, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस इंसान को जॉब मिल जाती है सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर लेकिन जो राइट टू वर्क का काम दे रखा है यहां पर, ये डीपीएसपी में जो आप लोगों का डीपीएसपी कहां पर आती है? पार्ट 4 में आती है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को पता ही है। ये सारी चीजें बहुत रिपीटेडली आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ा रखी है मैंने, तो रिवीजन कर लीजिएगा उनका। आर्टिकल 41 जो है यहां पर ये बात करता है राइट टू वर्क के बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंदर में जो आर्टिकल इनके अनुच्छेद 41 है वो यहां पर इस चीज के बारे में बात करता है कि राइट टू वर्क यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर आर्टिकल 40 मैंने बता दिया गांव के बारे में फोकस कर रहा है, और आर्टिकल 41 हो गया यहां पर राइट टू वर्क के बारे में, और आर्टिकल 21 ये हो गया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो यानी कि एमजी नरेगा के साथ में 3 आर्टिकल आप लोगों के जुड़े हुए हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मैं आप लोगों से बात करता हूं इंटरव्यू के बारे में। जब मेरी डिस्कशन हुआ एक मेंबर के साथ में तो उनसे मैंने बात की क्या था बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो उनके द्वारा बोला गया कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग आज की डेट में गांव में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ पर ये नरेगा है ये हम लोग गांव में ही इंप्लीमेंट करते हैं या फिर शहरों में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लिखा है ऑलरेडी रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में। तो सर कंफ्यूजन वहां पर हो गया। तो आप लोग यहां पर देखिए नॉर्मली ये जो है उस हर एरिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नॉर्मली जहां पर आप लोग देख गांव हो गया, आधा गांव हो गया, आधा शहर आधा गांव हो गया, ओनली छोड़ किसको रखा है? जहां 100% अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये शब्द अगर बोल दे कि 100% अर्बन पॉपुलेशन को छोड़कर जहां पूरा शहरीकरण हो चुका है जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसको छोड़कर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया उनसे इंटरव्यू में, ठीक है, और पूछा भी इसलिए गया क्योंकि वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते थे। तो अगर आप लोग गांव से आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया उनसे। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था क्या एमजी नरेगा जो है उसमें जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान को 100 दिन का काम देना है।
अगर 100 दिन से ज्यादा का काम देना है तो क्या उसके अंदर भी प्रोविजन है? किसी का मन कर गया राज्य का यार 100 से ज्यादा काम देना है हम लोगों को, तो अपने एरिया में लोगों को, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? तो याद रखेगा एमजी नरेगा के अंदर एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 3 का 4 पार्ट है। उसमें यह बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया कि हाँ आप लोगों को 100 दिन का काम देना है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऊपर नीचे कर दिया गया, तो वो सबको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो सबको मिलेगा। पर इसके अलावा अगर इनको लग रहा है कि यार 50 दिन और ऐड कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसका प्रोविजन है। पर लेकिन इसका प्रोविजन करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जो है पैसा वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, हाँ उनको लग रहा है कि यार फंड देना चाहिए, बिल्कुल दीजिए, पर पॉकेट से अपनी से पैसा देना पड़ेगा भाई साहब। यहां पर ऐसा नहीं कि यहां पर सेंटर बोलेगा कि लो पैसा जितना उड़ाना है उड़ा लो, ठीक है। सेंटर ने तो बोल दिया इतना पैसा है, उसके बाद में अपनी पॉकेट से पैसा लगाना है, जो डिफाइन है वो फंड रहेगा। और इसमें आप लोगों ने सबसे खतरनाक चीज देखी होगी कोविड-19 के टाइम पर भी, जो सबसे इरिटेटिंग चीज रही थी वो थी कि फंड खत्म हो गया था यहां पर जो लोग काम कर रहे थे इसके अंदर में, तो उसके चलते काफी बड़ा इशू देखने को मिला। तो ये गांव वाले एरिया में लोगों को एक जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कानून लाया गया था कि लगभग 100 दिनों का तो यार लोगों को काम मिल जाएगा। और 100 दिनों का अगर किसी को काम मिल गया, एक तो है कि बिल्कुल जो एक इंसान है घर में काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे करना चाहते हैं उनको मिल रहा है, ऐसे हैं जो करना ही नहीं है, वो तो एक अलग ही लेवल के प्राणी हो गए। मैं उनके बारे में बात करूं जो करना चाहते हैं कुछ काम, तो एक तरीके से उनके पास में कोई स्किल भी नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से नहीं कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है, या फिर कोई और उनके पास में टेक्निकल स्किल है, वो कोई एक तरीके से नहीं कि उसमें साइकिल में पेंचर लगा सकता है, या फिर कोई वो नाई बन सकता है, वो बाल काटने वाला, कोई स्किल नहीं है उसके पास में। तो वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए है कि हाँ मिट्टी डालने वाला, ईंट उठाने वाला, वो काम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आस लगी कि कम से कम यार कुछ तो पैसा कमाया मिलेगा। तो ये एक्ट पहली बार प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, पर उस टाइम पर इसको लाया नहीं गया। एमजी नरेगा इंप्लीमेंट किया जाता है ये मेनली ग्राम पंचायत के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक पूरा कानून जो मैंने आप लोगों को बताया, अब आप लोगों को बताऊंगा ये जो आर्टिकल है इसके बारे में। 2 मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जिसके ऊपर काफी ज्यादा यहां पर इस कानून का क्रिटिसिज्म अभी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में क्या किया गया है, एक ऐप बेस्ड सॉल्यूशन यहां पर लाने की कोशिश की गई है कि होगा क्या कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर एमजी नरेगा के अंदर काम कर रहा है और उसने 5 घंटे काम किया है, ठीक है, तो कम से कम 2 बार उसको अटेंडेंस यहां पर लगानी पड़ेगी। ऐप के ऊपर 2 बार अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, भले ही कोई रजिस्टर वहां पर रखा हुआ है, वो रजिस्टर काम का नहीं है, बस आप लोगों को ऐप के ऊपर रजिस्टर अपनी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। तो ये बोला गया पहला, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था यहां पर उन लोगों के लिए, खासकर लोग क्या मैं महिलाओं के लिए बोलूंगा। देखिए आज की डेट में ना, अगर आप लोग इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे तो मैक्सिमम आप लोगों को औरतें दिखाई दे रही हैं। एमजी नरेगा में 50% से ज्यादा आप लोगों को महिला दिखाई देती हैं, और मैक्सिमम जो महिला रहती हैं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। एजुकेशन लेवल जो रहता है उनका थोड़ा सा कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर अगर गांव वाले एरिया में आप लोग जाओगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह आया जब एजुकेशन लेवल कम हो गया, तो फिर यहां पर उनके पास में मोबाइल चलाने की भी एक तरीके से ज्यादा समझ नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं अपनी खुद की मम्मी के बारे में, तो वो क्या करती हैं, उनको बस 2 बटन पता है कि हाँ इससे फोन उठ सकता है और इससे फोन कर सकता है, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और दूसरे काम में स्किल नहीं है, दूसरे काम में वो इतनी ज्यादा स्किल है कि लोग जो है देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं कि यार ऐसा काम कैसे कर लेती हैं। तो हर एक इंसान की अलग अलग स्किल होती है। तो अभी यहाँ पर जो औरतें मोबाइल चलाना नहीं जान रही है पर वो स्किल्ड है यहाँ पर इस काम को करने में, तो उन औरतों के लिए कैसे आप लोग प्रोविजन प्रोवाइड कराओगे। कई बार उनकी अटेंडेंस छूट गई तो उनकी तो सैलरी कट गई। अब ले देकर मान लीजिए आप लोग 100 रुपए एक दिन के दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपए आप लोगों ने एक दिन के दे दिए। अब मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर इनको 100 दिन 100 रुपए एक दिन के दे दिए, और आप लोग यहाँ पर इनसे काम करा रहे हो, मतलब 30 दिन आप लोगों ने काम दे दिया, तो 3000 रुपए हो गए। अब 3000 रुपए में से इनकी कई बार मान लीजिए अटेंडेंस इनकी कट गई, ठीक है, तो इनको ले देकर 2500 रुपए मिले। आप लोग क्या लगता है एक परिवार जो है वो 2500 रुपए में चलाया जा सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो मैक्सिमम महिलाएं क्या करती हैं, आज यहां पर काम कर रही हैं, इस टाइम से मान लीजिए इन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में 9 से लेके अपना 3 बजे तक तो नरेगा के अंदर काम किया 6 घंटे, फिर इसके बाद में अपना कोई और काम करने स्टार्ट कर दिया। जैसे आर्टिकल में बात की जाती थी एक महिला के बारे में जो अपना घर पे ही कुछ सब्जियां उगाती थी और फिर यहां पर उनको मार्केट में ले जाके बेचती थी, तो उसका काम था। पर लेकिन नरेगा में ये जो अटेंडेंस का चक्कर है इसकी वजह से ये दूसरे वाला काम नहीं उसका हो पा रहा था। यानी कि कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप लोगों को कोई काम दिया, आप लोगों ने 2 घंटे में निपटा लिया, कुछ लोग ऐसे हैं उसको 6 घंटे लिए बैठे हुए हैं। तो यहां पर जिसने 2 घंटे में निपटा लिया और सही काम कर रहा है वो अपना कोई दूसरा काम कर सकता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। पर लेकिन अटेंडेंस का चक्कर, एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि किसी के हाथ में मोबाइल अगर है तो मैक्सिमम मेल कम्युनिटी के हाथ में होता है घरों में मोबाइल, फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं होता है। अब आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी, अब यहां पर भी एक गार्ड रख दिया कि जो यहां पर देखेगा अटेंडेंस लगेगी कैसे लग रही है, उसमें भी मैक्सिमम मेल होनी चाहिए थी, फीमेल होनी चाहिए थी, पर वहां पर फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं है तो वहां पर भी अब मेल डोमिनेटेड हो गया ये।
तो ये एक तरीके से जो आप लोग टेक्नोलॉजी इतना इंक्लूड यहां पर करके चल रहे हैं, तो मेल डोमिनेटेड आप लोग नरेगा बनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यानी कि फीमेल डोमिनेटेड सेक्टर को मेल डोमिनेटेड बता रहे हैं, और ऊपर से वैसे आप लोगों को पता है कि फीमेल को ज्यादा काम मिल नहीं पाता है, तो एक ये भी यहां पर इशू देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल गया, जिसके बारे में यहां पर अभी बात होनी चाहिए। पहला तो प्रॉब्लम यहां पर ऐप की हो गई, जो मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक और प्रॉब्लम यहां पर निकल के आ रही है, इनको बोला गया नरेगा मेट्स। नरेगा मेट्स यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो अटेंडेंस पहले यहां पर देखते थे, कोई रजिस्टर के ऊपर देखेगा तो रजिस्टर के ऊपर कोई भी फीमेल थी वो अटेंडेंस देख लिया करती थी, मैक्सिमम फीमेल वहां पर जॉब किया करती थी। अब उस नरेगा मेट्स के अंदर में वो मेल काम करेगा जिसके पास में मोबाइल होगा, और मैक्सिमम मेल को वो जॉब मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लेबर फोर्स में महिलाएं मैक्सिमम काम करेगी, और ये मेट्स वाली जो पोस्ट थी, जो एक ठीक पोस्ट मानी जाती थी यहाँ पर, उसमें अब आप लोग को मेल काम करते हुए नजर आएंगे। तो फीमेल के लिए तो वैसे ही दिक्कत होगी। अब आज के डेट में अगर आप लोग सिटीज के अंदर में रहते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अक्सर मिलकर काम कर लेते हैं कि ठीक है यार तुम ना खाना बना लो, मैं ना पोछा लगा देता हूँ, ठीक है। अक्सर हस्बैंड जो है इस तरीके से नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ कि एक वाइफ का साथ हाथ बटा देते हैं। पर लेकिन गांव में अगर आज की डेट में भी आप लोग जाओगे तो वो उतने लेवल पे एक कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। वहां पर मेल और फीमेल में एक डिवीजन आप लोगों को नजर आता है, तो मैक्सिमम बर्डन जो है होता है वो महिला के ऊपर पड़ जाता है। यानी कि पहले यहाँ पर वो नरेगा के अंदर काम भी करके आई, उसके बाद में घर पे जाकर वो काम भी कर रही है, उसके बाद में अपनी जो सब्जी वगैरह उसको बेचनी थी वो भी बेच रही है, वो बच्चे को भी देख रही है। तो एक तरीके से महिला के ऊपर बर्डन बढ़ा दिया आप लोगों ने, जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आप लोग ऐड कर रहे हो। और अभी आप लोगों ने एक आर्टिकल सुना होगा, अगर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में मैंने बताया था चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा हाथ में घड़ी बांध दी गई कि एक तरीके से उस घड़ी के हिसाब से ये आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन पर्टिकुलर प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट नहीं है, और वो घड़ी या फिर टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से भी उनकी सैलरी डिडक्ट हो जा रही थी। तो ये एक ऐसा इशू बनता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो कि सोल्यूशन होना चाहिए वो प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशन प्रॉब्लम बन जाती है तो फिर यार ये गलत काम है, तो इसके बारे में काम करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा इशू सामने निकल कर आया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे आगे क्वेश्चन कि इसके अंदर जो वेज दी जाती है उसका मिनिमम जो बोला गया कि मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, तो कहां से मिलती है? हमारी कंट्री में एक कानून है जिसको बोलते हैं मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एपीएफसी या ईपीएफ होगी, वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर लेबर जो फोर्स है हमारे देश के अंदर में, तो कोड ऑन वेजेस 2019 आ चुका है, पहले यहां पर मिनिमम वेज एक्ट था। तो एटलीस्ट इतनी तो वेज कम से कम लोगों को मिलनी ही चाहिए, और यहां पर वो भी इक्वल मिलनी चाहिए मेल और फीमेल को। ऐसा नहीं कि वही काम मेल कर रहा है और वही काम फीमेल कर रही है, और मेल को ज्यादा सैलरी दे दी, यानी कि आदमी को ज्यादा सैलरी दे दी और महिला को कम सैलरी दे रहे हैं। मैक्सिमम जगह आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों अगर एक काम को कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल सैलरी यहां पर मिलनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात और एक अच्छी चीज यहां पर क्या है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे जो है गांव में जाना है और मैं अनस्किल्ड पर्सन हूं, और मुझे जाकर गांव में जाकर एमजी नरेगा के तहत काम करना है कि भाई साहब मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं एक तरीके से बिल्कुल ही नहीं अनस्किल्ड पर्सन हूं, और मुझे घर भी चलाना है अपना, और मुझे काम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाकर रजिस्टर करा दूंगा कि प्रधान के वहां पर कि यार मुझे काम चाहिए। तो 15 दिनों के अंदर अंदर अगर प्रधान ने मुझे रजिस्टर कराने के बाद में काम नहीं दिया, तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी इस स्कीम के अंदर में। यानी कि आप लोगों के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये काम करना है, आप लोगों के पास में अपने आप जो है वो काम चलकर आने लगेगा। पर लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो यार देखो कुछ हो नहीं सकता। खाना भी आप लोग घर वाले बना के दे देंगे, पर लेकिन मुंह तक तो आप लोगों को खुद से ही ले जाना पड़ेगा। मुंह में भी अगर खाना डाल दिया किसी ने तो चबाना तो खुद से ही पड़ेगा। तो वो वाली चीजें यार देखने को मिलेगी। तो ये चीजें समझनी है तो कम से कम थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और एमजी नरेगा के बारे में जब आप लोगों से कोई पूछे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कई सारे काम करता है जिसकी वजह से बहुत सारे फायदा देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो देखने को मिली थी एमजी नरेगा के टाइम पर, ये जब से आया बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अभी रिसेंटली लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया। जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, नॉर्मली जहां गन्ने की खेती की जाती है तो खासकर बंगाल से आते हैं कई सारे लोग काम करने के लिए, कई सारे नेपाल से आते हैं जो काम करने के लिए। तो अभी रिसेंटली जब से नरेगा यहाँ पर चला था, बहुत सारे लोगों ने जो पहले बंगाली आया करते थे उन्होंने आना बंद कर दिया था, ठीक है। अभी इसके ऊपर कई बार डिबेट डिस्कशन होता है। ऐसे गांव में जाता हूं कभी बातें करने लगते हैं कि हाँ अब की बार यार बंगाली बहुत कम आए, क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा की स्कीम चल रही है, उनको पास में अपने घर के पास में काम मिल गया, क्यों इतनी दूर आना उनको, ठीक है। तो ये यहाँ पर इशू देखने को मिला, ठीक है।
तो ये काफी बड़ा मुद्दा एक निकल कर आया। तो यहाँ पर उनको अपने एरिया में ही काम मिल गया तो उनको तो फायदा हुआ, पर लेकिन उन लोगों को नुकसान हो गया जो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। पर लेकिन हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो यहाँ पर बेसिकली इसके लिए जरूरत है स्कीम की, तो उनको तो फायदा है। तो ये स्कीम जो है काफी ये एक तरीके से माइग्रेंट पर जो लोगों पर काफी एक तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आई, रिड्यूस कर रही थी पुअर्टी और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही थी। क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा के तहत अगर आप लोग आ गए हो तो आप लोगों को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अकाउंट आप लोगों को खुल गया तो अकाउंट में आप लोगों के पैसा जाएगा। तो जो डिपेंडेंसी होती थी यहाँ पर कि हाँ एक तरीके से हाथ में पैसा जा रहा था और उसकी वजह से आधा मिल रहा था, उनको आधा नहीं मिल रहा था, अब वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो इससे फायदा देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फायदे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एसिड्स, तो एसिड्स क्रिएशन करने का काम किया सस्टेनेबल, यानी कि आज जैसे नाली बनाई तो नाली में से पानी निकल रहा है वहां पर, कल को बारिश हो रही है तो बाढ़ नहीं आ पा रही है, बाढ़ को रोक दे, वो बाढ़ एक तरीके से नहीं पानी निकल जा रहा है। पर लेकिन ऐसे क्या से होता है कई बार कि अगर वो नाले खुदे नहीं है तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एसिड क्रिएशन करने का काम करते हैं। एसिड जो होती है एक तरीके से आप लोग बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो काम कर ही रहा है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर वेजेज, तो एग्रीकल्चर की वेजेज में भी इसकी वजह से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया यह वुमेन इंपावरमेंट, ये काफी ज्यादा हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से महिला के हाथ में पैसा आ गया और वो खुद से अपने पैसे की हकदार रही और अपने हिसाब से अपना पैसा कहाँ खर्च करना है वो ये सारी चीजें कर पा रही थी। इसी के साथ में अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज जो सेक्शन होते हैं एससी और एसटी, काफी काम इनको यहाँ पर दिया गया जिनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता था सोसाइटी के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमजी नरेगा के अंदर देखने को मिला। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके प्रॉफिट फायदे देखने को मिले जब ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई। तो यहां से भी कई बार आप लोगों से कई सारे पॉइंट्स जो पूछ लिए जाते हैं, और ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोग बोलोगे यार ये कैसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल मिलाकर 17 गोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन 17 गोल में से 169 टारगेट है और इन 17 गोल में से टोटल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो 8 ऐसे गोल हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे कि गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं, भुखमरी मिटाने का काम कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। पैसा आ रहा है तो इंसान अपनी हेल्थ पे काम करेगा, बच्चों के एजुकेशन पे काम करेगा, जी हाँ बिल्कुल। डिसेंट वर्क मिल रहा है, उनको इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा काम दिया जा रहा है। इसी के साथ में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ढांचागत विकास भी हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो रिड्यूस इनइक्वलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वलिटी भी खत्म हो रही है। जो बहुत अमीर थे गांव में, जो बहुत गरीब थे, जिनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था, अब वो भी अपना खाने पीने का जुगाड़ कर पा रहे हैं। उनको कम से कम कुछ रोजी रोटी तो मिल रही है, अब भूखे नहीं सो रहे यहाँ पर। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो एमजी नरेगा क्या क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, ये यहां से आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक अलग से टॉपिक कवर हो गया आपका लोगों का पूरा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या इंपैक्ट है एमजी नरेगा के, एमजी नरेगा का क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों यहां से बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे कवर करो यार, उसकी ना बाल की खाल उखाड़ लो ताकि कल को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में अब आप लोगों से यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, यहाँ से आप लोगों से मेंस से पूछ ले, दिक्कत क्या आ रही है उसके बारे में बात कर ले, क्या क्या फायदे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कनेक्शन। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करो। आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल सुनने में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो थम्स अप देकर बता सकते हैं, अगर मजा नहीं आया तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग वीडियो को। और बाकी फीडबैक जरूर दिया करो यार। आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहता है तो बताया करो, हाँ सर ये डाउट है, ताकि उसको आगे आने वाले लेक्चर में कवर किया जा सके। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। संतुष्ट होनी चाहिए आत्मा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है? बैंक एक तरीके का बिचौलिया है। आप लोग क्या करते हो, अपना पैसा बैंक के अंदर रखते हो जाकर, और बैंक उस पैसे को क्या करता है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को दे देता है जो कि उसको इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर आप लोगों को मान लीजिए वो इंटरेस्ट रेट दे रहा है यहाँ पर 3%, वहाँ से वो लेगा लगभग 7 या 8%, मान लीजिए 8 ले लिया। तो यहाँ पर क्या करता है, इसमें 5% किसका बच गया, ये बैंक का बच गया। तो सोचो आप लोगों ने पैसा यहाँ पर रखा था इसलिए वो पैसा कमा पा रहा है और थोड़ा सा आप लोगों का पैसा भी सिक्योर हो जा रहा है और आप लोगों को भी इंटरेस्ट मिल जा रहा है। पर लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर पैसा रखना ही बंद कर दो तो कैसा रहेगा, तो जो बैंक है ये चरमराता हुआ नजर आएगा। तो आप लोग पैसा क्यों रखोगे, आप लोग सिक्योरिटी के लिए रखोगे, और पैसा क्यों नहीं रखोगे, तो उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं जो बेरोजगार हो गए उसकी वजह से पैसा नहीं बचा तो बैंक में पैसा नहीं जा रहा है। हो सकता है कि कई सारे लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया वहाँ से पैसा निकाल के, तो इसलिए बैंक के अंदर में पैसा नहीं जा रहा है।
और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन के, जिसके बेस पर वो बैंक के अंदर पैसा नहीं लेके जा रहा है, उसको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है, वो इसलिए पैसा लेके नहीं जा रहा है। तो इसी सब चीज़ों के ऊपर अभी क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशियो है यहाँ पर, खासकर किस किस रीजन का, नॉर्थ ईस्ट रीजन का, इसी के साथ में यहाँ पर ईस्टर्न रीजन का, इसी के साथ में यहाँ पर देश में सेंट्रल रीजन का और सदर्न रीजन का, ये डिक्लाइन हो गया है। यानी कि लोगों ने बैंक के अंदर में पैसा रखना जो है वो बंद कर दिया है। दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट की चीज़ें आज के डेट में जहाँ भी लोगों को मिल रहा है वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बैंक में जितना पैसा पहले पड़ा रहता था उतना पैसा बैंक में पड़ा नहीं रहता है। तो बैंक में पैसा नहीं पड़ा रहता है तो यहाँ पर जो बैंक उधारी देता है उस उधारी में भी यहाँ पर कमी आएगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो क्रेडिट डिपॉजिट जो रेशो है वो बताता है कि बैंक के पास में कितना पैसा है और आप लोग कितना पैसा यहाँ से यूज़ कर सकते हो। पर लेकिन अभी वो पैसा जो है वो घट गया है यहाँ पर बहुत सारे रीजन के अंदर में। तो इससे यहाँ पर आप लोगों को चीज़ देखने को मिलेगी, जो क्रेडिट जो यहाँ पर इस तरीका ये रेशो निकल कर आया, ये कहीं ना कहीं आप लोग ये बोलेगा कि ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट डालता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। दो तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए लोगों ने घरों में पैसा रखना स्टार्ट कर दिया तो फिर क्या करोगे। पुराने टाइम पर ऐसा ही होता था, लोग घरों में पैसा रखते थे, उनको नहीं था यकीन किसी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। तो अगर यहाँ पर हाई क्रेडिट रेशियो हो गया तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गई है क्रेडिट की, और एक तरीके से डिपॉजिट में ग्रोथ जो है वो अभी आप लोगों को स्लो देखने को मिलेगी। बहुत सीधा सीधा फंडा है। मार्केट में किस चीज़ की डिमांड बढ़ती है? जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल कम रहती है। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अब मार्केट में आप लोग नमक ही खरीदने जाओ, नमक का पैकेट, और पूरी मार्केट में एक ही दुकान के ऊपर नमक रखा है, तो वही 15-20 रुपये वाली पैकेट को वो 500 रुपये में बेचता है। हुआ था ना ऐसा जब यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो वही चक्कर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और देश की जो अर्थव्यवस्था है यानी कि इकोनॉमी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसकी वजह से फिर यहाँ पर आप लोगों को पता है अगर इकोनॉमी बिगड़ने लगती है तो देश की पॉलिटी अपने आप बिगड़ने लगती है। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि इकोनॉमी जो है एक तरीके से इकोनॉमी को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए पॉलिटी रहती है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है वही इन सब चीज़ों को मैनेज करती है। पर लेकिन मार्केट अक्सर क्या है, जब से यहाँ पर कैपिटलिज्म वाला फंडा निकल कर आया, मार्केट जो है वो फ्री रहती है, वो अपने आप डिसाइड करती है यहाँ पर चीज़ों को, कैसी डिमांड और कैसी सप्लाई है उसके बेस पर। तो डिमांड जैसी होगी उसी के बेस पर सप्लाई होगी। अगर डिमांड अच्छी है और सप्लाई कम है तो रेट बढ़ जाएगा, और डिमांड जो है कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो रेट घट जाएगा। तो इसलिए इसमें बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी का आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा कि लोग जो है आज के डेट में कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी इन्वेस्ट किया है पैसा? घर वालों से लेके मत करना, अपना खुद की कमाई से करना आगे चलकर। कभी बोलो पापा मम्मी पैसे दे दो, इन्वेस्टमेंट करना है, और पता चला उनका पैसा डूब जाए कमाई का, ठीक है, मेहनत का। कुछ भी रिस्क लेना है ना ज़िंदगी में यार, वो अपने पैसों पर लो, अपने दम पर रिस्क लेना सीखो। किसी और के दम पर कभी भी आप लोग बोलते हैं ना, किसी और के कंधे पर हाथ रख कर चल सकते हो, पर दौड़ना है तो आप लोगों को अपने ही पैरों पर दौड़ना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये आप लोगों को राह दिखाएगी। ओके, ये एक ऐसी स्कीम है जब भी कहीं पर कोई इलेक्शन होता है तो ये स्कीम आप लोग को न्यूज़ में ज़रूर नज़र आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंस की गई किसानों का एक तरीके से सम्मान देने के लिए एक निधि, जिसमें 6,000 रुपये देने की बात की गई थी यहाँ पर किसानों को। और ये जो है इसमें एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा था, 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर ही किसानों तक पहुँचनी थी। 2019 के इलेक्शन के जस्ट पहले जो है ये स्कीम आप लोगों को देखने को मिली थी, लॉन्च की गई थी, और तभी यहाँ पर उसी को अपोज करते हुए यहाँ पर एक स्कीम यहाँ पर शायद मतलब राहुल गांधी साहब के द्वारा भी एक स्कीम लाई गई थी। इसमें 6,000 रुपये की बात की जा रही थी, उन्होंने बोला था 72,000 रुपये, यानी कि उन्होंने बोला था यहाँ पर पूरे साल में 6,000 रुपये देना है, जिसका कई बार क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि 6,000 रुपये में पूरे साल में एक किसान क्या कर लेगा। ये एक तरीके से कई सारे लोगों ने बोला कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस टाइम पर बोला कि कम से कम 6,000 रुपये महीने के मिलने चाहिए, तो 12×6=72। तो ये कई सारे इशू उस टाइम पर सामने निकल कर आए थे। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये स्कीम के बारे में अगर कोई आप लोगों से कोई पूछे तो एक हल्का फुल्का सा आइडिया कम से कम आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ये पीएम किसान जो है रिलीज़ किया गया अभी यहाँ पर बेनिफिट जो इंस्टॉलमेंट के है प्रधानमंत्री किसान के, कि आज की डेट में लगभग 10 करोड़ जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है अपने ही आप में, यानी कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है 130+ करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी,
10 करोड़ जो है यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि ऑलरेडी हमारे देश के जो किसान हैं उनको यहाँ पर ये मिल चुका है। ठीक है, पीएम किसान जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड दो स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती है जिसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया, पर लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने, हालांकि इसमें भी यहाँ पर जो स्टेट में पार्टिसिपेट करता है, पर लेकिन जो स्पॉन्सर वाली में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा देते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंट्रल बस पैसा दे, यहाँ पर ओनली एक तरीके से नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन भी सारा सेंटर ही करेगा, नहीं। जब पीएम किसान को जब आइडेंटिफाई करने की बात आती है, अगर आप लोगों के आस पड़ोस में कोई पटवारी होगा तो आप लोगों को पता चलेगा इसके बारे में कि ग्राउंड लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है कि किन किन को इस स्कीम का फायदा मिलना है, यानी कि पैसा नहीं देगा स्टेट पर, लेकिन स्टेट ही इसको इम्प्लीमेंट करता हो आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर नजर आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये आप लोगों को अगर कोई भी स्कीम है कि स्कीम आ रही है तो उसमें इंप्लीमेंट तो ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, उसी की मशीनरी आप लोगों को करती नजर आएगी। ये दुनिया में एक ऐसी स्कीम है कि 10 करोड़ लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है 6,000 रुपये महीना। तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हो गई और वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि दुनिया में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो ये दुनिया की एक सबसे बड़ी स्कीम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, फ़ायदा बहुत सारा होता है। कम से कम एक बेसिक चीज़ें मिल जा रही है लोगों को, कम से कम 6,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर ना ही मिले तो फिर और भी दिक्कत आप लोग देखें, कम से कम कुछ तो फ़ायदा होगा ना। तो इसके ऊपर भी कई सारी मारा मारी हुई, अगर देखा जाए बहुत सारे इशू निकल कर आए, किसी का अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है और किसी का आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारे इशू यहाँ पर निकल कर आए थे। तो एलिजिबल जो फार्मर है 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी कि 2,000 रुपये ईच जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, तो इसके चलते यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया। ठीक है, ताकि जो एग्रीकल्चर या फिर जो भी अलाइड एक्सपेंस है डोमेस्टिक नीड के लिए भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक पॉकेट मनी टाइप में आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको याद रखना थोड़ा। ये जो आर्टिकल है ये अपने ही आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जो प्रॉपर एक चीज़ चली हुई आ रही है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर लेकिन अगर कुछ नया उसके अंदर ऐड हो गया तो वहाँ पर तुरंत जो है गिद्ध की नज़र डाल देगा एग्जामिनर, कहेगा यहाँ पे पकड़ो इसको। ठीक है तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप लोगों से इकोनॉमी में यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा सकता है, स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है कि हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक ऑन इंडियन स्टेट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन प्रस्तुत करता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई प्रस्तुत करता है 2016 थे। अब तक ये जो पर्टिकुलर एक बुक है जिसके अंदर एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाता था, इसमें यहाँ पर डिफरेंट स्टेट यानी कि अलग अलग राज्य के अलग अलग डायमेंशन, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोसाइटी वहाँ पर कैसे चल रही है, कैसे डेमोग्राफी है वहाँ पे, एक तरीके से किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर चल रही है, लोग जनता उनसे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, इसी के साथ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो रेंजिंग है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका पूरा डेटा प्रोवाइड कराया जाता है। जब आप लोगों के सामने डेटा होता है ना, आप लोगों ने ज्योग्राफी का टेस्ट दिया, हिस्ट्री का दिया, पॉलिटी का दिया, अच्छा इसमें इतने नंबर आ गए, इसमें इतने, अरे यार हिस्ट्री में तो कम रह गए, तो इस पर थोड़ा फोकस देने की जरूरत है यहाँ पर। तो आप लोगों को पता रहता है कि हम लोगों को कहाँ काम कर रहे हैं, पर आप लोगों को यही नहीं पता कि कहाँ पर अच्छा सब्जेक्ट है और कहाँ पर बुरा है, तो फिर तो चल रही है गड्डी राम भरोसे। तो वो चीज़ें आप लोग देखिएगा यहाँ पर। तो जरूरी है अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर चीज़ों को करना। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसिप्लिन प्रोवाइड कराता है यहाँ पर, जो खासकर ये डेटा बता कर कि यहाँ पर ये सही है गलत है, ताकि उसको इम्प्रूव किया सके। इन करेंट एडिशन 2 नई जो सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो ऐड किए गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। आप लोगों से पूछेंगे कि जो अभी ये हैंडबुक रिलीज की गई है आरबीआई के द्वारा, इसमें 2 नए सेक्शन कौन से ऐड किए गए हैं। पहले बोल देंगे हेल्थ और दूसरा बोल देंगे एजुकेशन। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा बोल देंगे। तो यहाँ पर हेल्थ और इन्वायरमेंट को ऐड किया गया है 2 नए सेक्शन के तौर पर, ताकि इसको यहाँ पर देखा जा सके। हेल्थ कोविड-19 की वजह से, और इन्वायरमेंट तो आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 और वो सब बला बला जो भी दुनियादारी चल रही है, तो आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी तो आप लोग समझ पाएंगे। तो ये स्टार लगाने वाला पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा बड़ी ही आसानी से। फिर बोले क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनो चीज़ों को। ये टॉपिक हालांकि आप लोग का मैं कवर कर चुका हूँ, पर कई बार आप लोग ऐसा देखने को मिलता है, कई ना ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आप लोगों को याद नहीं रहते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आप लोगों का फिर से आप लोगों का मतलब एक तरीके से ना एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें मैं शॉर्ट न्यूज़ जो है उनमें रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर चीज़ें देखी होगी, तो इसलिए पूरा देखा करो अच्छे से। कई सारी चीज़ें आप लोगों की फटाफट रिवाइज भी हो जाती है। जैसे अभी इसके बारे में बात करें, इसका नाम क्या है, इसको जीके के नाम से याद रखना है। जीके मतलब जीके का क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि ग्रेट नोट, ठीक है। तो ग्रेट नोट को यहाँ पर एक नाम से और पुकारा जा रहा है। इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है यहाँ पर कैलिड्रिस। कैलिड्रिस, इसी के साथ में यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग टेन्यूरोटिस्ट, ठीक है, टेन्यूरोटिस्ट। तो ये एक पर्टिकुलर शब्द है जो इससे रिलेटेड है। यहाँ पर ये रसिया से चला और इंडिया में केरला के अंदर आकर पहुंचा। 9000 किलोमीटर की एक लंबी जर्नी तय करता हुआ, ठीक है। आप लोग छोटी छोटी सी जर्नी में डर जाते हो, यहाँ देखो एक छोटा सा पक्षी जो है वो 9000 लंबी जर्नी तय करता हुआ यहाँ पर पहुंचा, खोजता खोजता चीज़ों को, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस थी यहाँ पर, और इसका नाम भी रखा गया है पर्टिकुलर, अगर याद रखोगे इसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज बोला गया है, जिसमें येलो सी से होता हुआ थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया से होता हुआ इसके बाद में यहाँ पर पहुँचता है पेनिनसुलर इंडिया में। और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जब बनते हैं, आप लोग ये बोलते हो यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो सुना ही नहीं था। तो जब आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझोगे तो ऐसे क्वेश्चन जब बनेंगे तो उनका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओगे। इसलिए माइंड में क्लैरिटी रखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। इस न्यूज़ के लिए मैं आप लोगों को एक कंट्री लेकर चलता हूँ पहले, जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी, ये है यहाँ पर, दिख गया ना। तो ये है पपुआ न्यू गिनी, ये कंट्री जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पक्षी है, कहने के लिए तो कबूतर है ये, ठीक है, तो पर लेकिन इसको ब्लैक नेप्ड पेजेंट मतलब एक तरीके से पेजेंट पिजन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। इसका नाम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 140 साल से भाई साहब जो है दुनिया में से गायब था। किसी को नहीं पता ये धरती पर है, ख़त्म हो गया या कहाँ है, क्या दुनिया है, मतलब किसी को नहीं पता, ठीक है। यानी कि ये संन्यास पे चला गया था, घर बार छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं मिला था। पर लेकिन 140 साल बाद यहाँ पर ये पपुआ न्यू गिनी में इसको देखा गया है। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया कि इतने दिन से कहाँ था भाई, ये तो बता दे। इसने बोला कि मैं जो था, मैं एक तरीके से ना ध्यान करने चला गया था। मैं चाह रहा था इस दुनिया से कैसे मैं ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म या फिर जो इशू है उनको सोल्व करूँ। तो ये अभी सोल्यूशन निकाल के लेकर आया, ठीक है। ये बर्ड जो है ये जो हिली रीजन है पपुआ न्यू गिनी का, उसमें देखने को मिलेगा लोअर माउंटेन रेंज याद रख लेना बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट है उसमें आप लोगों को नजर आएगा। पर लेकिन जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं ये दिखाई नहीं दे रहा था, और 140 साल बाद भाई घर लेट कर आ गया। पता चला लोगों ने 13वीं वेरवी बना दी और ये भाई कह रहे हैं अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि जैसे तैसे है या नहीं है किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं, तो अगर आप लोगों को माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो अच्छी बात है। तो सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में इतना तो याद रखिएगा कम से कम कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली यहाँ पर अभी ट्रेन किए गए हैं, ट्रेनिंग लॉन्च की गई है अग्नि 3 की IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कहाँ से? यह APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है? ये आप लोग को उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या इस आइलैंड का नाम यही है या फिर इसका नाम कुछ और था, नाम चेंज कर APJ अब्दुल कलाम सर जी के नाम पर रखा गया, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरी है ये एक ही मिनिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। अनाउंस किया गया नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है डेयरी सेक्टर को इम्प्रूव करने का काम करेगा, तो अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोर देन 25,000 के करीब पाउंड ये अभी यहाँ पर मिशन अमृत सरोवर यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाटर क्राइसिस इन रूरल एरिया में कैसे इसको सुधारा जाए, तो उसके लिए पाउंड यानी कि तालाब जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, गांव गांव में पहले आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे तालाब हुआ करते थे, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे इशू हैं उसके पीछे, तो इन्हीं तालाब के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। यूनियन जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं अश्वनी जो वैष्णव, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया एंड यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप सेल सेंटर ऑफ इनोवेशन एट, जिसका नाम रखा गया CDOT, दिल्ली के अंदर में जो कैंपस है उसके अंदर में, ठीक है।
इसी के साथ में मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा 270 जो ट्राइबल, जिनका नाम है चिनकुई ट्राइबल कम्युनिटी, ये कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से हैं। इनको शेल्टर प्रोवाइड कराया गया है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये अपने मतलब एक तरीके बांग्लादेश से हमारे देश में है, तो इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं कोरोनरी स्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा कई बार दिल का दौरा पड़ के बेसिकली इंसान की जान चली जाती है, कई बार बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये ताकि ये जो इस तरीके से सिचुएशन है यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर एक स्टेंट लगाई जाती है, बहुत ही माइन्यूट सी होती है, ताकि फ्लो जो है वो बना रहे हार्ट के अंदर में और इंसान को बचा लिया जाता है। तो ये कोरोनरी जो स्टेंट है यहाँ पर, इसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर ऐड कर दिया गया है। मतलब क्या है इसका? अगर ये जो स्टेंट है ये 15,000 की मिल रही थी, ठीक है, ये मान लीजिए 50,000 की मिल रही थी, अभी इसका एक फिक्स प्राइस रहेगा। इसेंशियल मेडिसिन का मतलब यह है कि आप लोग एक पर्टिकुलर प्राइस के बाहर आप लोग जाकर इसके बारे में बात नहीं कर सकते कि इतना महंगा बेचेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इसके पीछे एक स्टोरी है। APJ अब्दुल कलाम सर जी को जब पता चला कि यार ये छोटी सी एक स्टेंट जो है इतनी महंगी आती है, तो DRDO में जो मटेरियल है उससे इसको बनाना स्टार्ट किया और इसका प्राइस जो है वो धड़ाम से नीचे आगे पड़ा था। तो जब आप लोगों की नॉलेज है ना, वो ऐसा नहीं कि आप लोग बस पढ़ाई में ही उसको यूज़ कर सकते हो, समाज में जहाँ भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम देखने को मिले वहाँ पर भी आप लोग अपनी इस नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से रखो, अपना आँख नाक कान खुले रखो और कुछ भी सामने दिखे प्रॉब्लम तो उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश करो हमेशा माइंड में, तभी आप लोग इस दुनिया में अच्छे से अपनी लाइफ जी कर जाओगे। नासा का जो ओरियन स्पेस ये है, ये चांद को भी जस्ट छू के निकल गया ना, छू के निकल गया जरा सा। ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर काफ़ी बड़ा काम कर दिया गया है। रसिया को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की कैटेगरी में डाल दिया है। ये मुझे अपने आप में ही सुनकर हंसी आई, हालांकि पाकिस्तान, ये एक तरीके से अफगानिस्तान, इनको टेररिज्म नहीं बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है? रसिया को टेररिज्म बताया जा रहा है। हालांकि इनकी ये हरकत जो है वो इंडिया के लिए थोड़ा सा एक तरीके से ना सर में दर्द करेगी, पर देखो एस जयशंकर साहब बैठे हुए हैं, वो छू के निकल जाएंगे अपने रास्ते से। पर लेकिन बड़ी बात है यार, ये सामने वाले को प्रेशराइज करने के लिए कितना हरकत करते हैं। पर लेकिन इससे एक बात और देखने को मिलेगी, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो रसिया जो है और चाइना की गोद में जाकर बैठेगा। उधर ईरान चल ही रहा है साइड में, तो एक गुट बन रहा है जिसको आगे चलकर झेल नहीं पाएंगे। ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है FTA ये लॉन्च किया गया कौन सी कंट्री के द्वारा? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंडिया के साथ मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है अरिट्टापट्टी। अरिट्टापट्टी जो है यहाँ पर ये नोटिफाइड किया गया फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। कौन से राज्य के अंदर में? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना या उड़ीसा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आप जो से एग्जाम में पूछ ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, तो कितनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में किसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर या फिर सुप्रीम कोर्ट। स्टेटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, बोला गया कि वर्किंग पेपर ऑन डिक्लाइन ऑफ इंडियन रैंकिंग ऑन द ग्लोबल, ये इंडाइसिस जो है वो इशू किया जाता है कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा? नीति आयोग, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक बड़ा ही प्यारा सा CSET का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो और फिर बताओ कि आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है बग रिवर। ठीक है, तो बग रिवर जो है ये लगभग 774 किलोमीटर लंबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बग रिवर, इसको वेस्टर्न बग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो काफ़ी बड़ी रिवर है ईस्टर्न यूरोप में, बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन, खासकर यूक्रेन से रिलेटेड है ये, तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। यूक्रेन इतना ज़्यादा न्यूज़ में, तो पूछेंगे नहीं कि पुतिन ने उसको जेलेंस्की को कितने थप्पड़ मारे। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वैसे जेलेंस्की साहब की तारीफ करनी पड़ेगी, टिका हुआ है बंदा अब तक भी, पर यह है कि गलत तरीके से लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उसके बेस पर टिका हुआ है, वरना याराना करके अपने देश में शांति बना सकता था। तो इस तरीके की हरकतें जो देखने को मिल रही हैं, तो कुछ लोग अच्छा बता रहे हैं कुछ बुरा, पर लेकिन हाँ, नोबेल प्राइज़ अगर मिल जाए पीस आने वाले टाइम में इनको, तो कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी होनी जा रही हैं, तो इससे हमारे देश को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फिलहाल जो है वो चाइना के साथ में रस्साकसी में चल रहा है। खासकर क्वाड का पार्ट बना, मालाबार एक्साइज का पार्ट बना, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आज के डेट में हो गए हैं। ऊपर से सोलोमन आइलैंड में जाकर चाइना बैठ गया था सर पे। ठीक है,
तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर चल रही है। और सबमरीन लेके आया था अभी, जिसे वो एक तरीके से पनडुब्बी न्यूक्लियर पावर, तो उसके चलते भी यहाँ पर कई सारे मुद्दे थे। तो इनकी चल रही है, तो देखते रहे कब तक इनकी जो है शांति में कटती है। हम लोगों को तो अपनी ऊपर फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है जिसका नाम है अरियापट्टी, ठीक है। तो अरिटापट्टी जो बायोडाइवर्सिटी है, ये याद रखिएगा, ये रिसेंटली अभी नोटिफाई गई है किसके अंदर, ये है मदुरई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कहाँ से आती है बातें, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो 2002 का, उसके हिसाब से यहाँ पर नोटिफाई किया जाता है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर आर्टिकल तो यार मैंने बताई रखा है, कौन से पार्ट में है ये आप लोगों को बताना है। बहुत बार मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है, अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अभी भी कन्फ्यूज़न होगा तो फिर कुछ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वर्किंग पेपर, ये सब जो डिक्लाइन सिक्लाइन चल रहा है दुनियादारी में, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो ये इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि देश के अंदर में समस्या चल रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या क्या रैंकिंग हमारी डिक्लाइन हो रही है, कुछ तो कंट्री उल्टी सीधी हरकतें अपना भी कर रहे हैं, कुछ हमारी हरकतों की वजह से भी डिक्लाइन हो रही है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये बात है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो जरूरी है, जैसे कि अगर बात करें जैसे फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, वी डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो कई सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें हमारी रैंक बड़ी ही गंदी देखने को मिली। तो ये हमारा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रही है, तो उसके ऊपर काम करने की बात की जा रही है, ओके। बाकी आपको हो गई है सी सेट का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इसका आंसर डी है, ठीक है। तो ग्राफ 1 और 4 इसको देखना आप लोग सोल्व करके। 5 नए शब्द जो आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप लोगों को फायदा करेंगे, आंसर राइटिंग लिखना चाहते हैं, शब्द पता होंगे तो और अच्छा आंसर लिख पाएंगे। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में अगर आप लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए चाहते हैं तो आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। तो बड़े ही अच्छे 5 शब्द हैं। सबसे पहला जो शब्द है यहाँ पर, यह है स्मग। स्मग का मतलब होता है कि आत्मसंतुष्ट। मतलब ये एक बच्चा कह रहा है कि सर लेक्चर देख के ना तृप्ति हो जाती है, ठीक है। तो जो तृप्ति होती है ना वो आत्मसंतुष्ट होता है। तो वहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि सर स्मग हो गया, मतलब मज़े ही आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से उन्हें कहते हैं कंप्लीट चीज़ें हो गई। तो एक तरीके से कई बार इस तरीके के शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक अलग ही तरीका अचीवमेंट से आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि ये चीज़ देख के ना बस मज़े ही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करिएगा। वैसे आप लोग बोल सकते हैं कि अपनी किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइड दिखाना या फिर अचीवमेंट को यहाँ पर एक तरीके से बखान करना भी कई बार बोल देते हैं कि अब मज़ा आ गया रे, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। तो ऐसे नहीं क्या करते, तो वो भी गलत बात है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा करते हुए नजर आएंगे तो लोग क्या करेंगे, वो जीर करेंगे, मतलब मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो गलत तरीके से मजाक उड़ाएंगे। तो अगर कोई ऐसा कुछ करेगा तो इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि लोग जो है मजाक बढ़ाने लगे। उन्हें कई बार पूरे गांव में शोर मचा दिया कि यूपीएससी क्लियर करेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे, और फिर क्लियर नहीं हुआ तो कहेंगे देख वो जा रहा आईएएस, ठीक है। फिर गलत बात हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपनी चीज़ें अपने तक ही रखो, ताकि दुनिया को बताने की जरूरत क्या है, यार हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने तक चीज़ें रखो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करो। मॉर्निंग में आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें, ताकि एंड तक आप लोग का दिन अच्छे से जाए। तो अपने आप को मोटिवेट रखना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें यार चलती रहती है, ऊपर नीचे होते रहती है सब चीज़ें, पर लेकिन आप लोगों का जो टारगेट है वो फिक्स है, उसके ऊपर फोकस रखना है। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर यह है क्वांड्री, यानी कि व्याकुलता। जब लोग आप लोगों का मजाक उड़ाने लगे तो आप लोग व्याकुल हो जाओगे, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी आने लगी आप लोगों के माइंड में कि यार लग रहा है ज़िंदगी सही नहीं चल रही है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो डिफिकल्ट लगने लगी आप लोगों को सिचुएशन, तो ये हो गई व्याकुलता, ठीक है। तो आप लोगों को फोकस देना चाहिए इसके ऊपर। तो फिर क्या बोलोगे, फैबल। फैबल मतलब एक तरीके से आप लोग क्या करना है फिर यहाँ पर, तो एक इसको तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कुछ भी ऐसा इमेजिनरी कहानी उनको सुनानी है। अरे यार किसी ने गलत बोला, हम तैयारी वैयारी नहीं कर रहे भाई साहब, घर से बच के भागे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। हम तो वहाँ ना 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग ये कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं और वो सब चीज़ें, मतलब बताने ही क्या है सामने वाले को, ताकि सामने वाले घर में जो है दिक्कतें करने लगे। तो इसलिए थोड़ा सा सामने वाले रिजल्ट बोले तो मजा आए, सीधा सीधा रिजल्ट का पता चले और उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाए, तब है ज़िंदगी जीने का मज़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अपने काम पर ज़्यादा फोकस करो। क्रोनिक यानी कि स्थायी, नेचुरल तरीके से चल रही है, रेगुलर चल रही है, उसको क्रोनिक बोलते हैं। क्रोनिक डिजीज़ भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये शब्द भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कई बार कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि आप लोगों को कई सारी चीज़ सिखा के जाते हैं। तो वो शब्द अगर प्रॉपर वे में आप लोग पकड़ जाओ तो उस शब्द से कई सारे शब्द बन जाते हैं। जैसे क्रोनिक नेचुरल हो गया, परसिस्टेंट, रेगुलर, या स्थायी भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आप लोगों को अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आसानी रहेगी चीज़ों करने में। तो इसलिए कहता हूँ शब्द को समझो,
अगर शब्द को आप लोग समझोगे तो आप लोग उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे, और जितने इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज कर पाओगे उससे चीज़ें जो हैं लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे। तो इसलिए कहता हूँ कभी भी कोई भी डाउट नहीं करना है चीज़ों में, हमेशा कोशिश करनी है कि उस चीज़ को प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और इसी के साथ में आज के जो SLV कमांडो, तो उनके काफ़ी अच्छे आंसर दिए गए, मैं लगाना भूल गया, ठीक है। संडे में मैं भी थोड़ा सा मज़े में आ गया तो आयशा प्रिया है, उनके जो आंसर है मैंने कल जो है बेसिकली पिन कर दिए थे, तो आप लोग उनके आंसर देख लेना, काफ़ी अच्छे से उनके द्वारा आंसर दिए गए हैं। सारे के सारे जो वोकेबलरी वाले शब्द हैं वो भी उनके द्वारा क्या किया गया, उसको भी सिस्टमेटिक वे में उन्होंने मतलब सेंटेंस फॉर्म किया है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे यार, अगर रेगुलरली आप लोग ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे ना, आप लोग अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट देखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी विनोबा भावे जी, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो गांधी जी के साथ में एसोसिएट थे यहाँ पर। भूदान मूवमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कई बार आप लोगों से हिस्ट्री के अंदर पूछ ली जाती है। आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप लोग डिसिप्लिन में नहीं हो तो ज़िंदगी इधर उधर हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, और डिसिप्लिन में हो तो एक एक मोमेंट का आप लोगों को पता रहेगा कहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस, तो उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखो, बाकी सब चीज़ें आती जाती रहेंगी यार, पर डिसिप्लिन को आप लोग अपने साथ में रखना है अगर ज़िंदगी रियलिटी में एंजॉय करना चाहते हैं, है कि नहीं। तो हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। और इसी के साथ में जो 5 चीज़ें हैं उसका ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग में टाइम से उठना है रेगुलरली, सबके बस की बात नहीं है। अगर ये काम भी आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों से आप लोग आगे निकल जा रहे हो। जैसे ही टाइम पर आप लोग मॉर्निंग में उठते हो, फिर आप लोगों को कोशिश करनी, उठते ही पानी पी लो, आप लोग की आंखें खुल जाएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अपना शेड्यूल पहले दिन ही बनाकर आप लोग को रखना है, और टाइम पर आकर ये वीडियो देखनी है, क्योंकि ये भी एक कमिटमेंट अगर करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या करना है, फीडबैक जरूर देना है वीडियो को कैसी लगती है आते ही, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कैसी आप लोगों को चीज़ें लग रही है। आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं। ज़्यादा रिस्पॉन्स आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिल जाता है, तो यहाँ पर कनेक्ट रहिएगा। बाकी ये बताइए कैसा लगा लेक्चर, और अगर अच्छा लगता है तो प्यार बांटने से बढ़ता है, तो अपने इस परिवार को और आगे आप लोग लेकर जा सकते हैं। दूसरों तक जरूर पहुँचाइए अगर आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।